हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजीपाथ एजुकेशन। सो अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, दैट इज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप सो कि आपको पार्ट वन के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट में दिए हुए थे आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है दैट इज ऑफ एनईपी 2020 तो आप गूगल पे जाकर के, है ना, गूगल पर जाकर के आप एनईपी 2020 सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड में ही वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा ना, अगर आपको डीप में पढ़ना है। और अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। पार्ट वन की वीडियो मैंने करा दी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अब हम पार्ट सेकेंड में करेंगे पूरा होल डॉक्यूमेंट। ओके, इसको हम पूरा होल कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। हम पार्ट सेकंड में देखेंगे हायर एजुकेशन। ओके, सो हायर एजुकेशन में नाइन्थ आपकी यूनिट आ जाती है। सो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज। ओके, सो इसमें हम बात करेंगे पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस की। सो बेसिकली हायर एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हायर एजुकेशन मतलब इट इज द पीरियड आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब ट्वेल्थ के बाद जब आप कॉलेजेस में आते हो, यूनिवर्सिटीज में आते हो, दैट इज कॉल्ड द हायर एजुकेशन। सो बेसिकली ये ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 कि ह्यूमन और सोसाइटल वेलबींग को फोस्टर करे, डेवलप करे आपके अंदर, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, और आपको अवेयर करे सोसाइटी के प्रति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति। ओके, सो एम्स टू डेवलप वेल राउंडेड, थॉटफुल, क्रिएटिव एंड एथिकल इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। सो आप ये मत समझिएगा कि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसका क्या पर्पस हो सकता है। ओके, सो साइंटिफिक टेम्पर एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए ये डेवलप किया गया है। सो इसका जो ये सपोर्ट करता है नॉलेज क्रिएशन को, इनोवेशन को एंड सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्विंग को। सो बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर बात हो रही है कि आप खुद से क्रिएट करो नॉलेज। ओके, आपको सपोर्ट करेंगे आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आप इनोवेट करो चीज़ों को, और सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, सो करंट चैलेंजेस की बात करें तो फ्रेगमेंटेड इकोसिस्टम एंड द रिजिड डिसिप्लिन सेपरेशन, लिमिटेड एक्सेस एंड डिसएडवांटेज रीजन। ओके, तो मतलब हर जगह पर तो हायर एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है, और रिजिड डिसिप्लिन सेपरेशन है जिसकी वजह से बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते या फिर टीचर से अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रख पाते हैं। ओके, सो रेस्ट्रिक्टेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, की इंस्टीट्यूशन अपनी ही चलाता है और जो टीचर हैं वो सिर्फ अपना काम करा के चले जाते हैं। सो वीक रिसर्च का कल्चर बिल्कुल वीक कर दिया गया है ना। पुअर गवर्नेंस है और इनअफेक्टिव रेगुलेशंस है। तो जो रियल एस्पेक्ट्स है रिसर्च करने के वो तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज ही कराती है। और अगर हम बात करें जो सिर्फ आपकी गाइड को पॉइंट्स अलॉट कराएगा, है ना, बस वही रिसर्च के टॉपिक्स रखे जाते हैं। सो पुअर गवर्नेंस एंड इनअफेक्टिव रेगुलेशंस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हायर एजुकेशन में। सो लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज लोअरिंग दैट इज अ अंडर ग्रेजुएट स्टैंडर्ड। तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से अंडर ग्रेजुएट का स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है। ओके, सो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई एनईपी में, है ना, एनईपी 2020 में, और इसके लिए फिर रिफॉर्म्स आए, गोल्स क्या रखे गए पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मल्टी डिसिप्लिनरी HEI दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। एटलीस्ट वन पर डिस्ट्रिक्ट विद इंस्ट्रक्शन इन लोकल इंडियन लैंग्वेज, कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जरूर होना चाहिए जहां पर आपको ऑल ओवर शिक्षा, जो भी जिस भी डिसिप्लिन में आपको जाना है ना, जैसे आपको आर्ट्स में, कॉमर्स में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एटलीस्ट वन तो होनी ही चाहिए पर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम बात करें फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की, तो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होनी चाहिए टीचर्स की। ओके, और करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से उनको, मतलब उनके जो करियर के हिसाब से उनको प्रोग्रेस करी जाए, उन्होंने कितना अचीव करा है, उन्होंने कितना अच्छा अपने करियर में डेवलपमेंट करी है, बच्चों की, खुद की, इंस्टीट्यूशन की, उस बेस पर उनकी अपॉइंटमेंट और इस बेस पे उनकी दैट इज प्रमोशन होनी चाहिए। और करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट रिवैम्प टू एनहेंस स्टूडेंट एक्सपीरियंस। तो करिकुलम पेडागोजी द वे ऑफ टीचिंग एंड द असेसमेंट होने चाहिए ताकि वो एनहेंस कर सके बच्चों की एक्सपीरियंस को। ओके, ऐसा नहीं कि आपने रोट मेमोराइजेशन करा दी और खत्म कहानी। तो आपको बच्चों को इस तरह से सिखाना है जिस तरह से वो
जिस तरह से वो बच्चों के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर पाए। ओके, सो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बननी चाहिए टू फंड पीयर रिव्यूड रिसर्च, है ना। पीयर रिव्यू रिसर्च करने के लिए, मतलब उसको फंड करने के लिए, ओके, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनी या फिर होनी चाहिए। सो सिंगल रेगुलेटर लाइट बट टाइट फॉर हायर एजुकेशन। तो ऐसा नहीं कि टीचर एजुकेशन को के लिए कोई और है, यूजीसी अलग है, एनसीटी अलग है, और दैट इज एआईसीटीई अलग है। तो एक ऐसा रेगुलेटर होना चाहिए जो सारी ऑल ओवर हायर एजुकेशन को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। ओके, ऑल ओवर हायर एजुकेशन को। सो लाइट बट टाइट का मतलब क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट बट टाइट से मतलब क्या है इन द एनईपी 2020, कि एक रेगुलेटर होना चाहिए, सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए, और उसमें रेस्ट्रिक्टिव, मतलब उसमें जो कंडीशंस है वो रखी जानी चाहिए कि एक टीचर एजुकेशन के लिए आपको कैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। ओके, तो वो सारी चीजें उनको रेगुलेट करने के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाना है। सो इंक्रीज इक्विटी, एक्सेस, इंक्लूजन, स्कॉलरशिप, ओडीएल दैट इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड सपोर्ट फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज। सो बेसिकली यहाँ पर बात हुई है इक्विटी और इक्वालिटी की। तो सब बच्चों को एक्सेस मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर या फिर एनीथिंग। ओके, सो इंक्लूजन होना चाहिए कि सभी बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ सके और उनकी नीड्स पूरी हो सके। उनकी नीड्स और इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए टीचर्स को पढ़ाना है। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाए, जो डिसएडवांटेज लोग हैं या फिर सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं उन सब बच्चों को, ओके, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग करानी है। और उन लोगों को भी, उन लर्नर्स को भी सपोर्ट करना है जो डिसेबल्ड है। ओके, तो फुली इंक्लूजन एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी। सो ये था आपका 9th चैप्टर, दैट इज अ क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में। अब हम आ जाते हैं 10th चैप्टर पे, दैट इज अ इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। ओके, सो एंड फ्रेगमेंटेशन एंड बिल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी एचईआई। तो मतलब ये जो फ्रेगमेंटेशन है, यूनिवर्सिटीज जो है, जो आप बोल सकते हो कि नीचे डाउन लेवल पे होती जा रही हैं, तो उसको खत्म करा जाए और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए। सो ट्रांसफॉर्म एचईआई इनटू लार्ज यूनिवर्सिटीज में उनको डेवलप करा जाए, कॉलेजेस में और एचईआई क्लस्टर्स में, लाइक 3000 प्लस स्टूडेंट्स उसमें होने चाहिए। ओके, एक यूनिवर्सिटी में। ओके, सो एनकरेज वाइब्रेंट कम्युनिटीज फॉर टीचिंग, रिसर्च एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। कि अब ये नहीं कि आप, अगर आपने सोशियोलॉजी ली है तो आप उसी के सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप वैल्यू एडेड कोर्सेज ले सकते हो, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई और कोर्स भी चूज कर सकते हो। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होना चाहिए, रिसर्च पर काम होना चाहिए और साथ के साथ टीचिंग पर भी। ओके, सो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इसके लिए हमें, जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, जो पुरानी इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, जैसे कि तक्षशिला या फिर आप बोल सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटीज। और बेसिकली ये फोकस करती थी कि एक ही जगह पर आपको हर तरह की शिक्षा आपको मिले, मेडिसिन की हो, लॉ की हो, या फिर डॉक्टर की हो, या फिर टीचिंग की हो, तो हर तरह की शिक्षा आपको एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे, या फिर आप बोल सकते हो एक ही इंस्टीट्यूशन में आपको मिलती थी। तो इसी तरह से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर एजुकेशन अलग है, डॉक्टर्स का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, तो सबको एक पूरे बड़े लेवल पे क्रिएट करना चाहिए। जैसे आप यूनिवर्सिटीज को आजकल देखते हो, जैसे कि एमडीयू की बात करें, एमडीयू रोहतक की, या फिर और अदर यूनिवर्सिटीज की, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, या फिर जो जम्मू में यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो अदर स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज है, तो सभी ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको हर तरह की शिक्षा आपको मिल जाए। ओके, हर तरह की शिक्षा एक यूनिवर्सिटी में मिल जाए। सो टाइप्स ऑफ एचईआई। तो एचईआई की क्या टाइप्स होने चाहिए? रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। सो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज मतलब जो टीचिंग और रिसर्च पे फोकस करे, इक्वल फोकस करे टीचिंग पे भी और साथ ही साथ रिसर्च पे भी। टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एम्फेसिस ऑन टीचिंग, सम रिसर्च। ओके, तो ये टीचिंग पे और कुछ रिसर्च पे भी फोकस करे, जो टीचिंग इंटेंसिव है ना। तो टीचिंग पे तो करे ही करे और रिसर्च पे भी फोकस करे कुछ, ऐसा नहीं कि इक्वल। ओके, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस लाइक प्राइमरी अंडर ग्रेजुएट फोकस्ड कैन इवॉल्व इनटू यूनिवर्सिटीज। कि जो पहले अंडर ग्रेजुएट फोकस
मतलब अंडर ग्रेजुएट पे फोकस करते थे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे, अब वो अब यूनिवर्सिटीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब एक ऑटोनोमस डिग्री कॉलेजेस, ग्रांटिंग कॉलेजेस अपने आप को बना सकते हैं। उनके ऊपर किसी का भी जोर दबाव नहीं होगा, वो अपने आप से अपनी जो वर्किंग कंडीशंस के अंदर, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर डिग्री दे सकते हैं बच्चोों को, और अपना कॉलेज या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। सो HEI कैन मूव अलॉन्ग विद कॉन्टिन्यूम एज दे डेवलप। ओके, तो HEI दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ना होगा, है ना, बढ़ना होगा जैसे वो डेवलप हो रहे हैं, मतलब उनको और भी आगे अभी बहुत काम करना है। सो बेसिकली ग्रेडेड ऑटोनॉमी एंड अक्रेडिटेशन, सो colleges to achieve gradual accreditation, benchmark for autonomy and potential university status। तो कॉलेज को, मतलब कॉलेज को अचीव करना है ग्रेजुअल एक्रेडिटेशन बेंचमार्क, ताकि वो ऑटोनॉमी ले सके, मतलब वो अलग से एक इंस्टीट्यूट बन सके और पोटेंशियल यूनिवर्सिटी स्टेटस के मुकाबले अपने आप को खड़ा कर सके। ओके, सो ट्रांसपेरेंट मेंटोरिंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए फॉर कॉलेजेस टू अटेन स्टैंडर्ड, कि वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सके या फिर उसको कायम कर सके। ओके, उसके लिए ट्रांसपेरेंट मेंटोरिंग होनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी चाहिए। सो एक्सपेंशन एंड एक्सेस, so more HEI in under reserved regions, at least one large multidisciplinary HEI by HEI per district by 2030। तो ये लक्ष्य भी रख दिया गया है कि 2030 तक एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी HEI जरूर होना चाहिए। ओके, सो इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, दैट इज ऑफ 26.3% इन 2018, और अब वो 2035 तक का 2035 का लक्ष्य रखा है कि उसे 50% करें, है ना। मतलब कितना कम रेशियो है हायर एजुकेशन में, 26.3% ओनली, और वो हमें कितना करना है, 50% अकॉर्डिंग टू NEP बाय 2035। सो एम्फोसिस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे, इक्विटेबल फंडिंग पे, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे विद पब्लिक स्पिरिटेड गोल्स। ओके, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करें। सो मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इनोवेटिव लर्निंग, सो मूव अवे फ्रॉम सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस लाइक वाइब्रेंट मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एनवायरनमेंट, कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन ना हो, जैसे BA का कॉलेज या BCom का कॉलेज नहीं, सब सब कोर्सेज जो हैं वो एक साथ हों एक इंस्टीट्यूशन में। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी एनहेंस करे जाए, मतलब उनको भी लॉन्च करा जाए, ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ सके, जो भी बच्चे डेली अप डाउन या फिर डेली नहीं आ सकते हैं, तो वो घर बैठे भी एक्सेस ले सके और लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सके, है ना। जिसको भी जब भी पढ़ना है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ सकता है या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू। सो फुल ऑटोनॉमी फॉर HEIs, दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फुल ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब स्वायत्ता दी जाए विद फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, कि वो खुद से अपना काम करेंगे। सो रेगुलेटरी रिफॉर्म के बारे में बात करें तो ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज वाया ग्रेडेड ऑटोनॉमी एंड मेंटरशिप। तो मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज से हटा रहे हैं कॉलेजेस को ऑटोनॉमी में और मेंटरशिप में। सो बेसिकली इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्रोफेशनल और वोकेशनल दोनों तरह की एजुकेशन आपको दी जाए। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ HEI नोमेनक्लेचर, कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो नोमेनक्लेचर है या फिर नाम आप बोल सकते हो, उन इंस्टीट्यूशन का नाम रख दिया जाए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो बनेंगी अब मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, तो जिसकी वजह से जहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे, तो बेसिकली उसको आप यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करो, है ना, आप सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्हें ना बोलो। सो टुवर्ड अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसफी की बात करें तो इंडिया ट्रेडिशनल एजुकेशन एम्फोसाइज होलिस्टिक लर्निंग। जो इंडिया की पुरानी एजुकेशन थी या फिर आप बोल सकते हो कि जो एंशियंट एजुकेशन थी, उसमें होलिस्टिक लर्निंग पे फोकस करा गया था बेसिकली, जैसे तक्षशिला और नालंदा में, जहाँ पर 64 कलाज या फिर आर्ट आप बोल सकते हो, आपकी 64 कला को पे फोकस करा गया था, मतलब 64 डिसिप्लिन की बात आप कर सकते हो, जैसे कि आर्ट, साइंस, वोकेशनल, प्रोफेशनल, सॉफ्ट स्किल्स। तो मतलब इतने साल बाद भी, है ना, इतने साल पहले भी, सॉरी। सो मॉडर्न NEP भी यही चाहती है कि इस चीज को रिवाइव करा जाए, इस चीज को दोबारा से लेकर के आए, हम आर्ट स्टाइल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन दें 21st सेंचुरी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखते हो ना, जो यूनिवर्सिटीज अपनी ऐड करती है तो वहां पर लिखा होता है कि वहां पर कितने कितने डिसिप्लिन है, जैसे 64 प्लस या फिर 75 प्लस डिसिप्लिन, जिस तरह से आप एजुकेशन ले सकते हो जिस भी एरिया में जा करके, तो वो होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, ताकि हर तरह के बच्चों को, जो भी बच्चे की नीड्स है या फिर जो भी बच्चे जिस भी चीज में इंटेलिजेंट है, वो वैसे एजुकेशन ले सके। सो बेनिफिट्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटिंग स्टेम विद ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स इंप्रूव क्रिएटिविटी।
तो मतलब जो स्टेम है दैट इज द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को ह्यूमैनिटीज से इंटीग्रेट करो, मिल करके चलो, और आर्ट्स से, है ना, ताकि क्रिएटिविटी एनहेंस हो, आलोचनात्मक चिंतन या फिर रचनात्मक चिंतन, और साथ के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और सोशल अवेयरनेस एंड रिसर्च आउटकम्स को इम्प्रूव करा जा सके। सो वेल राउंड इंडिविजुअल डेवलप करना मेन एम होगा इसका मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का, जिसमें वो उनकी बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक विकास, एस्थेटिक, आर्ट, ब्यूटी, है ना, और दैट इज आप बोल सकते हो सोशल, फिजिकल, इमोशनल और मोरल कैपेसिटीज को क्या कर सके, डेवलप कर सके, क्या, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो उसके बाद हम आ जाते हैं करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर पे। सो बेसिकली करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है यहाँ पर कि आप मल्टीपल, आप पहले तो सबसे पहले तो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, कि अब आपके पास ये नहीं है कि आप सिर्फ साइंस ले रहे हो तो साइंस के सब्जेक्ट्स ही लोगे, वहाँ पर आप डिफरेंट अदर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, जैसा कि 11th-12th में भी करा है। ओके, तो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो अपने डिसिप्लिन का, सब्जेक्ट्स का, और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स रखे गए हैं ताकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा किसी भी वजह से अपना जो कोर्स है वो बीच में छोड़ना चाहता है, दूसरा कोर्स करना चाहता है, या फिर कोई पर्सनल रीजन, तो वो कर सकता है। वो कैसे, वो कर सकता है एबीसी की वजह से, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की वजह से, कि जो भी बच्चा फॉर एग्जांपल 1 साल तक का कोर्स करेगा, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो दैट इज आईटेप कोर्स आप कर रहे हो, दैट इज द बीए बीएड, दैट इज ऑफ 4 years। ओके, तो 4 साल का आप कोर्स कर रहे हो बीए बीएड, अगर आपने 1 साल का कर लिया, 1 साल के बाद आपको लगता है कि ये कोर्स मुझे नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, या फिर मेरी तबीयत खराब है, या फिर कुछ भी आपके पर्सनल रीजन है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे उसके, इसमें एबीसी में, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप जिस एक इंस्टीट्यूशन से अर्न करते हो क्रेडिट, वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है क्रेडिट को एबीसी आईडी में, और फिर आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफर हो गया, या फिर आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, आपको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, आप वहाँ पर सुटेबल नहीं हो, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर भी पढ़ सकते हो उन क्रेडिट पॉइंट्स के जरिए, और वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा था। ओके, बार बार आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में बैचलर डिग्री मिलेगी, एंड फोर्थ ईयर में आपको बैचलर्स डिग्री प्लस आपका रिसर्च ऑप्शन होगा ना, प्रेफर्ड इंक्लूड रिसर्च ऑप्शन, जहाँ पे भी रिसर्च की वो है, जैसे कि बीकॉम है, बीए है, ये भी 4 year के कोर्सेज आने लग गए, जिसमें आपकी रिसर्च को इंक्लूड कर दिया गया है साथ के साथ, है ना। आपको अलग से फिर डिग्री करने की जरूरत नहीं है, वो 2 साल की है, में आप 1 साल में कर सकते हो फिर बाद में। ओके, सो 1 year में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 साल में आपको बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च के ऑप्शन भी मिलेंगे। ओके, और ये सब जो आपके क्रेडिट ट्रांसफर, जैसे आपने 2 साल के बाद छोड़ दिया, तो आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे एबीसी में, और फिर आप उनको रख सकते हो बाद में, जब भी आना चाहो उस यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी में आप आ सकते हो, वहीं से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन है, साथ के साथ एबीसी आईडी एक क्रेडिबल पाथवे है टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। ओके, तो मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई है ये एनईपी, अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ सुधार लाया जा सकता है एजुकेशन में। तो इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑल HEIs, दैट इज अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज हो, प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल और आर्ट ह्यूमैनिटीज एजुकेशन एक ही जगह पर मिले, जहाँ पर सॉफ्ट स्किल पे काम हो, कम्युनिकेशन पे, डिबेट्स पे, रिसर्च एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग पे, कि आप एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो साथ में आप सोशियोलॉजी के बारे में भी सोचो, फिलोसफी के बारे में भी, साइकोलॉजी के बारे में भी। ओके, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग आपकी डेवलप हो। सो डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन इन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसलेशन, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए, ताकि आप जिस भी डिपार्टमेंट में या मतलब जिस भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना आप ले सकते हो। ओके, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट डेवलप होने चाहिए, या फिर उनको और भी ज़्यादा मजबूती दी जानी चाहिए। सो कम्युनिटी एंगेजमेंट, वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट होने चाहिए, जैसे कम्युनिटी सर्विसेज का, जैसे आप एनएसएस होता है ना, जिसमें जहाँ पर क्या होता है कि आपको नेशनल सर्विस स्कीम आप जैसे बोल सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट वॉलंटियर आपको बनाया जाता है कि आप सर्विस करो नेशन की या फिर कम्युनिटी की, अपने आसपास, है ना, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रखा जाता है, तो वहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपको क्रेडिट भी मिलते हैं। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन लाइक क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, या फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना, जैसे एथिक्स, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स।
तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, दैट इज़ GCED, आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज़, है ना? कि आप ग्लोबल इश्यूज जो भी हमारे वर्ल्ड में इश्यूज हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज के बारे में, है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज है, उसके प्रति आपको अवेयर करा जाए, किसके थ्रू, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के थ्रू। सो इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री, रिसर्च लैब, कम्युनिटी फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी, कि जहाँ पर भी आपको जिस भी कोर्स में आपको इंटर्नशिप की जरूरत है, आपको वहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाएगी, ताकि आप अवेयर हो सके उस एनवायरनमेंट से जहाँ पर आपको आगे जाना है, या फिर वो एक और आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए भी, या फिर आपको एम्प्लॉय आप अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले सको, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करेगा ना, और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज अ मास्टर्स एंड PhD फ्लेक्सिबिलिटी। सो बेसिकली ऑप्शंस दिए गए हैं 2 ईयर मास्टर्स के, 1 ईयर मास्टर्स के, आफ्टर 4 ईयर बैचलर, कि आप 4 साल के बाद, 4 साल की बैचलर्स के बाद आपको 1 ईयर की ही मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर की, जहाँ पर आप बैचलर और मास्टर दोनों ही कर सकते हो, मतलब वो इंटीग्रेटेड है, साथ में ही कर सकते हो। सो PhD रिक्वायर अ मास्टर्स और 4 ईयर बैचलर विद रिसर्च, या तो आपके पास बैचलर प्लस मास्टर्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास 4 ईयर की बैचलर होनी चाहिए, जिसमें रिसर्च एस्पेक्ट भी आ जाता है। ओके, उसके बाद आप PhD कर सकते हो अकॉर्डिंग टू NEP 2020। सो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या क्या इन्होंने बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं किसके लिए, कि आप PhD कैसे कर सकते हो, या फिर क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नहीं है आपसे, वो भी पूछ ली जाएगी, और जो है वो भी पूछ ली जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सो एमफिल प्रोग्राम जो है वो डिसकंटिन्यूड रहेगा, वो नहीं है, वो अभी नहीं है, सो डिसकंटिन्यूड है एमफिल प्रोग्राम। सो नेक्स्ट इज मॉडल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च फोकस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मेरूज, दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ये डेवलप करी जाएँ ताकि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच कर सको, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से जो बहुत डेवलप्ड हैं एजुकेशन में, लाइक फिनलैंड, है ना। सो गाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशन नेशन वाइड, ओके, ताकि आप होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में गाइड कर सको लोगों को अपने कंट्री में भी। सो HEIs टू फोस्टर रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इंक्लूडिंग पैंडमिक रिलेटेड रिसर्च, है ना। तो आप पैंडमिक रिलेटेड रिसर्च भी करो, या फिर डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स पे भी आप रिसर्च कर सको, ये इसका बेसिकली मेन फोकस है। सो NRF, दैट इज अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू सपोर्ट रिसर्च कल्चर एंड इनोवेशन अक्रॉस HEIs, कि डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च हो, ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च हो जो हमारी कंट्री का नाम रोशन करे, है ना, और जिससे हमारी कंट्री डेवलप हो, नई चीजें, हमारी नई टेक्निक्स हमारे कंट्रीज में आए। ओके, सो ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये है आपका 12th चैप्टर ऑफ पार्ट सेकेंड, कॉर्नरस्टोन ऑफ क्वालिटी लर्निंग। सो बेसिकली हम बात करेंगे पहले करिकुलम की। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट, अपडेटेड एंड एंगेजिंग, अलाइन विद लर्निंग आउटकम्स। जो आप पढ़ाना चाह रहे हो, या फिर जो आप बच्चों के अंदर डेवलप करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपका करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पेडागोजी हाई क्वालिटी, डिफरेंट बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग स्टिमुलेटिंग और स्टूडेंट सेंटर टीचिंग आपको करानी है। असेसमेंट की बात करें तो साइंटिफिक होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही असेसमेंट ले लिया, तो मतलब फॉर्मेटिव होना चाहिए, और क्राइटेरियन बेस्ड, साथ के साथ जो हाई स्टेक एग्जाम का जो डर है लोगों में, वो रिमूव कर सके बच्चों के अंदर, है ना, कि सारी की सारी यूनिट्स का, या फिर आप बोल सकते हो सारे के सारे बुक्स का आप एक बार में ही टेस्ट ले रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हाफ ऑफ पार्ट्स में आप डिवाइड करके कर सकते हो, ताकि बर्डन कम हो, और वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ताकि आप बच्चे खुद के अंदर भी अपना फीडबैक ले सके, खुद के बारे में भी सीख सके, और टीचर्स भी देख सके कि उनमें क्या कमी है, कि बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है। सो स्टूडेंट सपोर्ट होनी चाहिए, वेलनेस, फिटनेस, एथिकल ग्राउंडिंग, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग के लिए, ताकि बच्चे खुश रह करके पढ़ सके, उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो। तो बेसिकली स्टूडेंट को सपोर्ट मिले ओवर टाइम। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन की बात करें तो HAI है फ्रीडम टू इनोवेट इन करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट विद इन ब्रॉड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, है ना, कि वो इनोवेट कर सकते हैं करिकुलम में, उनके पास भी छूट है, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीडम है, कि वो करिकुलम में, पेडागोजी में, असेसमेंट में अपना जो भी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट हैं, वो लेकर के आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि वो भी चीज़ें भी इंक्लूड हो जो उन्होंने बताई हैं। सो एम्फेसिस ऑन कंटीन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कंटीन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए बच्चों का, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स होनी चाहिए, दैट इज अ CBCS, जहाँ पर आपको क्रेडिट्स मिलेंगे जिस भी
एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसे 9 क्रेडिट हो गए, 7 क्रेडिट हो गए, 2 क्रेडिट हो गया, कोई पेपर आपने देखते हो कि वो 2 क्रेडिट का होता है, कोई पेपर 4 क्रेडिट का होता है, तो ये आपको क्रेडिट्स मिलेंगे ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर सको और कॉन्टिन्यूसली आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट रहे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, दैट इज द HEI, इंटीग्रेट करिकुलर इंप्रूवमेंट, टीचिंग क्वालिटी एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड IDPs। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है, उसमें HEI को ये सारी चीजें लेकर के चलनी है कि कैसे वो करिकुलम इंप्रूव कर सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट एंगेजमेंट को भी। Support student clubs, activities and mentorship programs like science, literature, debates, sports and arts. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए भी सपोर्ट होनी चाहिए, तो स्पेशल सपोर्ट सेंटर्स फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट और प्रोफेशनल एकेडमिक करियर एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग। ओके, मतलब आपको प्रोफेशनल एकेडमिक करियर और काउंसलिंग ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चों का आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सको, बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी सही रहे, इमोशनल वेलबींग भी, और साइकोलॉजिकल मतलब उनकी मनोवैज्ञानिक सोच भी या फिर मनोवैज्ञानिक बुद्धि भी सही रहे। ओके, सो ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग, दैट इज द ODL। तो इसमें क्या है, ODL एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं एक्सेस को कि डिफरेंट बच्चों तक, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं जा रहे वहां तक बच्चे पढ़ सके, है ना, अपने आप को एनरोल करा करके ओपन डिस्टेंस लर्निंग में या फिर ऑनलाइन लर्निंग में, है ना, हाई क्वालिटी और इक्विवेलेंट टू ऑन कैंपस एजुकेशन मानी जाएगी। सो स्टैंडर्ड एंड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क फॉर ODL क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड बनाई जाए और अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क हो ताकि उस पर भी एक रेगुलेशन बनी रहे और उनकी क्वालिटी जो है, मतलब उनकी जो ODL है उसकी क्वालिटी डाउन ना चली जाए। तो सिस्टमेटिक रेगुलेशन होना चाहिए ताकि सारी चीजें ध्यान से देखी जाए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें तो प्रोग्राम, पेडागोजी एंड स्टूडेंट सपोर्ट एम फॉर ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एनकरेज इंटरनेशनल स्टूडेंट इन इंडिया, स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज और जॉइंट, मतलब स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए बेसिकली, जहाँ पर बच्चे जो हैं बच्चों को प्रमोट करा जाए कि वो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के देख सके कि दूसरे कंट्री की शिक्षा नीति कैसी है, हमारी कंट्री में क्या सुधार आ सकता है, या फिर हम अपनी चीजें बता सके दूसरी कंट्रीज में। तो जॉइंट रिसर्च होनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे और रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्रेडिट। ओके, so India promoted a premium affordable global education destination international student office in each HA। तो बेसिकली हम बात करें, ओवरऑल बात करें दैट इज NEP की, तो बहुत ही अच्छी एक बोल सकते हो कि पॉलिसी है ना, जो कि अगर सभी चीज़ों पे ध्यान रखा जाए ध्यान से अच्छे से, है ना, ये अदर एक्टिविटीज़ ना हो जो इलीगल हैं, जो नहीं सही है, तो हम अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो स्टूडेंट लाइफ एंड पार्टिसिपेशन, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ होनी चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इको क्लब और कम्युनिटी सर्विसेज दी जाए, और काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस, इमोशनल एडजस्टमेंट, रूरल एंड स्टूडेंट सपोर्ट, हॉस्टल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो बच्चों को स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड दिए जाने चाहिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू, कि जहाँ पर एक ही पोर्टल पे वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंसेंटिव्स दिए जाए SC ST और OBC या फिर अदर सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को, ताकि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखे, हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू रखे। और प्राइवेट HEIs एनकरेज टू प्रोवाइड मेरिट बेस्ड फ्रीशिप्स एंड स्कॉलरशिप, कि प्राइवेट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको भी आप बढ़ावा दो कि वो भी बच्चों को उनकी जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप एग्जाम लेते हैं, जहाँ पर उन्हें फ्री में जो टॉपर्स होते हैं उनको फ्री में शिक्षा लेने की छूट होती है या फिर वो फ्री में शिक्षा ले सकते हैं। सो फ्री शिप्स और दैट इज अ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाए। ओके, so the next chapter is the 13th chapter, motivated, energized and capable faculty। so faculty as a key to success, faculty जो है वही एक मेन जरिया है जिसकी मदद से आप एजुकेशन को अच्छा कर सकते हो, मतलब वी द टीचर्स, है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी क्वालिटी, एंगेजमेंट और मोटिवेशन ऑफ फैकल्टी क्रिटिकल फॉर that is a higher education excellence। so past measures improve recruitment, career progression, compensation and professional development, बट फैकल्टी मोटिवेशन रिमेन बिलो डिजायर्ड लेवल, कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, इम्प्रूव भी हुई है, बट जो फैकल्टी मोटिवेशन है उनको मोटिवेट करना वो एक तरह से लेवल उसका डाउन ही होता जा रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्किंग कंडीशंस दी जानी चाहिए फैकल्टीज को या फिर टीचर्स को। तो HEI में क्या होना चाहिए, क्लीन फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, लैब्स, ऑफिसेज और लाइब्रेरीज और क्लासरूम, और प्लेजेंट कैंपस एनवायरनमेंट हो जहाँ पर टीचर बहुत आसानी से पढ़ा सके, बहुत अच्छे से पढ़ा सके। तो क्लासरूम में एजुकेशन टेक्नोलॉजीज भी होनी चाहिए ताकि टीचर्स उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर
डिजिटल क्लासरूम के थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे से अपनी डिफरेंट पेडागॉजी यूज़ करके पढ़ा सके। सो टीचिंग वर्कलोड और एंगेजमेंट लाइक रीज़नेबल टीचिंग ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि एक आप बोल सकते हो कि एक टाइम बना दिया जाए कि इतने से इतने बजे तक हर इंस्टीट्यूशन में ये टाइम रहेगा पढ़ाने का, है ना? ड्यूटी करने का। स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन करी जाए, जैसे हमने बात करी थी, जैसे अगर स्कूल की बात करें तो 30:1 है और डिसएडवांटेज की बात करें तो 25:1 है पीपल टीचर रेशियो टू अलो मीनिंगफुल इंटरैक्शन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विस, कि सब पर ध्यान दिया जाए और रिसर्च पे फोकस करा जाए और बच्चों से इंटरैक्ट कर पाओ और इंस्टीट्यूशन को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सको। सो फैकल्टी को असाइन करा जाए टू अ सिंगल इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड कमिटमेंट एंड कनेक्शन। तो फैकल्टी ऐसा नहीं कि आप उनको बार बार दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हो, फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही सिंगल इंस्टीट्यूशन से वो असाइन्ड होनी चाहिए और उसी में ही वो रहनी चाहिए। साथ के साथ उससे ताकि उसके अंदर उस इंस्टीट्यूशन के प्रति कमिटमेंट और कनेक्शन बिल्ड हो जाए, है ना? और टीचर्स बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी टीचर्स के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से एक कनेक्शन ना टूटे तो फैकल्टी को एक सिंगल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ द असाइन करना चाहिए। So academic freedom and innovation, so faculty empowered to design curriculum, pedagogy, assessment and reading material within approved framework. Okay, तो फैकल्टी को एम्पावर करो, उनको बढ़ावा दो कि वो करिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट डिफरेंट तरीके से असाइन कर सके बच्चों को, है ना? ताकि जो अप्रूव्ड फ्रेमवर्क के दैट इज अलाइंड हो, उससे अलाइंड हो, है ना? तो जो टीचर्स हैं उनको डिफरेंट वेज यूज़ करने होंगे रीडिंग मटेरियल्स, असेसमेंट, ताकि वो और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। सो इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिटी एंगेजमेंट को एनकरेज करा जाए फैकल्टीज के अंदर। सो इंसेंटिव, अकाउंटेबिलिटी और रिकॉग्निशन की बात करें तो एक्सीलेंस रिवार्ड थ्रू प्रमोशन, रिकॉग्निशन एंड लीडरशिप रोल्स। फैकल्टी नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड हेल्ड अकाउंटेबल, कि वो खुद ही अकाउंटेबल होंगे कि जब वो अगर स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही हैं तो खुद ही अपने अपने लिए वो जिम्मेवार होंगी। ओके, सो रिक्रूटमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए जिसमें टेन्योर ट्रैक और प्रोबेशन सिस्टम सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, सो फास्ट ट्रैक प्रमोशन फॉर हाई इम्पैक्ट रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन, कि जो बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च में कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका जो प्रमोशन है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी के और कॉम्पिटेंसी की बेस पे है। मल्टी पैरामीटर परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी चाहिए लाइक पीयर स्टूडेंट रिव्यूज और इट इज रिसर्च क्वालिटी, टीचिंग इनोवेशन एंड सर्विस इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी। सिर्फ एक ही नहीं कि वो सीनियर है तो इस वजह से उनका प्रमोशन हो रहा है, डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करना है ताकि आप उनको एक अच्छे लेवल पर लेकर के आ सको। ओके, सो लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करें तो आइडेंटिफाई एंड ट्रेन आउटसाइड फैकल्टी फॉर इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप और लीडरशिप पोजीशंस फिल्ड प्रोएक्टिवली विद ओवरलैपिंग ट्रांजिशन टू इंश्योर कंटिन्यूटी। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट, आप इसे पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, है ना? तो लीडर कल्टिवेट कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की अगर आप लीडरशिप डेवलपमेंट करोगे टीचर्स के अंदर तो वो मोटिवेट कर पाएंगे फैकल्टी को, या फिर लीडर्स जो है वो मोटिवेट करेंगे फैकल्टी को ताकि वो इनोवेट करे, नई चीज़ों का निर्माण करे, रिसर्च में के लिए काम करे, टीचिंग के लिए काम करे और कम्युनिटी सर्विस के लिए काम करे। ओके, फिर हम आ जाते हैं 14th चैप्टर पे, दैट इज द इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप इसे बोल सकते हो। सो इक्विटी क्या है? एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन कैन ब्रेक साइकिल्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड अपलिफ्ट इंडिविजुअल कम्युनिटीज। अगर हम बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो डिसएडवांटेज और अपलिफ्ट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज हैं उसकी जो साइकिल है वो उसको तोड़ देंगे कि सब लोग मिल करके फिर पढ़ पाएंगे ना। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं वही पढ़ पा रहे हैं या फिर जो बॉयज हैं वही पढ़ पा रहे हैं, सब लोग पढ़ पाएंगे। सो इक्विटेबल एक्सेस अगर आप दोगे बच्चों को, तो स्पेशली फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को, तो ये टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए इन द एंड अकॉर्डिंग टू NEP 2020। सो कॉन्टिन्यूटी अक्रॉस एजुकेशन लेवल, तो मैनी बैरियर्स टू इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन सिमिलर टू दोज इन स्कूल लेवल, कि जो स्कूल लेवल में स्कूल एजुकेशन में जो बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे लैंग्वेज के या फिर डिफरेंट तरह के जो बैरियर्स देखने को मिलते हैं वैसे ही हमें हायर एजुकेशन में भी देखने को मिलते हैं। तो वो बैरियर्स हटाने चाहिए, मतलब वो बैरियर्स रिमूव हो, टीचर को इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनाओ कि वो क्या कर सके, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सके, है ना, उनको करियर एडवांसमेंट के लिए अप्रोच कर सके। सो इक्विटी इनिशिएटिव्स मस्ट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी अक्रॉस स्टेजेस फॉर सस्टेनेबल रिफॉर्म। तो इक्विटी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मतलब टीचर्स बच्चों के प्रति सेंसिटिव हो, उनके नीड्स और उनके इंटरेस्ट एरियाज को देखते हैं, जैसा वो पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से वो पढ़ना चाहते हैं उस तरह से उन्हें पढ़ाना है, नॉट ओनली एट द स्कूल लेवल बट ऑल्सो
एट द हायर लेवल। ओके, सो बात करें आगे तो बैरियर स्पेसिफिक टू हायर एजुकेशन। तो बैरियर्स क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, की बच्चे अवेयर ही नहीं है कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट चूज करना है, और अगर वो सब्जेक्ट जो चूज करना चाहते हैं उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड फीस, वही बात है। कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस हैं जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते, जब वो 12th के बाद कॉलेज में आते हैं तो वो अच्छे से अपनी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होते या फिर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ज्योग्राफिकल और लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। पुअर एम्प्लॉयबिलिटी of some programs and lack of appropriate student support mechanism. Okay, so the next is government action. So earmarked funds of SEDGs, that is socio-economically disadvantaged group के लिए फंड्स प्रोवाइड करे जाने चाहिए ताकि उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके। जो उनका GER, दैट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, उसके लिए टारगेट सेट किया जाना चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर पाओ, है ना, ताकि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके। जेंडर बैलेंस को प्रमोट करना एडमिशन्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज ही एडमिशन ले रहे हैं फिर गर्ल्स ही, तो ट्रांसजेंडर को भी आपको प्रमोट करना है। So HEI establish HEI, that is higher education institution in aspirational district and special education zone। तो आपको मतलब HEI को हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी एस्टेब्लिश करें और स्पेशल एजुकेशन जोन में भी जहाँ पर बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। सो HEI को सपोर्ट करो दैट टीच इन लोकल एंड इंडिविजुअल लैंग्वेजेस और बाइलिंगुअली, कि या तो दो से लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाए या फिर उनको इंडियन या फिर उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज हु नीड इट। आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट करो ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो सके डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। टेक्नोलॉजी टूल्स को डेवलप करो ताकि पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सको, लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सको। सो एक्शंस के क्या लिए जाने चाहिए HEIs के द्वारा? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फीस को रिड्यूस करा जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे एडमिशन ले। एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जानी चाहिए और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जानी चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी बढ़े और एडमिशन्स बच्चे बहुत ज़्यादा ले सके, है ना। और एडमिशन्स को इंक्लूसिव बनाओ ताकि सभी बच्चे एक ही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सके, है ना, सभी तरह के बच्चे हों। करिकुलम को इंक्लूसिव और एम्प्लॉयबल बनाना है। ऑफर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस और बाइलिंगुअल मोड्स। सो व्हील चेयर एक्सेसिबल इंश्योर करना चाहिए आपको अपने इंस्टीट्यूशन में, मतलब डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है एज एन HEI, दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ब्रिज कोर्स प्रोवाइड करे जाने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं ताकि वो जो मेन बच्चे हैं या फिर नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ मिलकर के पढ़ सकें। अकेडमिक एंड सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट, मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करी जानी चाहिए। सेंसिटाइज फैकल्टी, काउंसलर्स एंड स्टूडेंट्स ऑन जेंडर आइडेंटिटी इशूज। नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हरासमेंट रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए ताकि रैगिंग और ये जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो ना हो इंस्टीट्यूशंस में। और स्पेसिफिक इक्विटी एंड इंक्लूजन प्लान्स इंक्लूड होने चाहिए किसमें? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स में, कि क्या एक इंस्टीट्यूशन चाहता है, किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहता है, सब बच्चों को एक्सेस मिल सके, उन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करो। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं 15th पे, दैट इज अ टीचर एजुकेशन। तो इसको तो आप मोस्टली इंपॉर्टेंट आप टॉपिक मान सकते हो टीचर एजुकेशन को। सो टीचर एजुकेशन क्या है स्टूडेंट? इट इज अ क्रूशियल फॉर शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। हम नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन पे फोकस करना। सो टीचर मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज़। टीचर को सबसे पहले आपको इंडियन वैल्यूज़ के बारे में बताना है, लैंग्वेजेस के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, और उनको प्रोफिशिएंट बनाना है मॉडर्न पेडागोजी में। मतलब वो इन दैट इज़ मतलब वो जो ICT है, ICT टूल्स का यूज़ कर सके, है ना, और एजुकेशनल एडवांसेस को एक तरह से उसमें प्रोफिशिएंट बन सके ना। मतलब वो डिफरेंट AI का यूज़ करें और क्रिटिकल पेडागोजी का यूज़ करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्टैंड अलोन TEIs हैं, दैट इज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर सिर्फ टीचिंग की ही आप बोल सकते हो कि शिक्षा दी जाती है, जैसे BEd MAd की। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 10,000 से भी ज़्यादा जो डिग्रीज हैं वो सेलिंग डिग्रीज बन रही हैं। मतलब वहाँ पे आपको क्वालिटी टीचर एजुकेशन नहीं देते, बस बच्चों का एडमिशन कर लेते हो और उनको एग्जाम के लिए बुला लेते हो और फिर बस उनकी डिग्री दे दी। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट थी वो किसने दी थी? तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने। ओके, ये आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा दी गई थी। ओके, सो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैव फेल्ड टू एंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड एनकरेज एक्सेलेंस। कि जो अभी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो सब फेल हो चुके हैं
क्योंकि हमारी जो डिग्रीज हैं दैट इज बीएड एमएड ये सब सेल हो रही हैं, है ना कि आप टीचर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, ना ही बच्चे चाहते हैं कि वो ना पढ़ें इसको, बस ऐसे ही वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लें। सो अर्जेंट रिफॉर्म इज नीडेड टू रिस्टोर इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिफॉर्म्स आए ताकि टीचर्स एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके और फिर वो आगे जाके बच्चों को पढ़ा सके। सो रेगुलेटरी मेजर्स की बात करें तो टीआई इज फेलिंग टू मीट स्टैंडर्ड एंड विल फेस स्ट्रिक्ट एक्शन विद इन 1 year टाइम टू रेमेडी ब्रेचेस, है ना। अगर जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो भी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 1 साल के अंदर उनके उन्होंने जो भी चीज़ें ब्रीच करी हैं या फिर उन्होंने जो भी चीज़ें तोड़ी हैं या फिर वो नहीं मान रहे हैं उसको उन्हें रिवाइव करना होगा, उसको उन्हें दोबारा से संभालना होगा। सो 2030 तक एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल बी ऑपरेशनल। ओके, 2030 के बाद यही सारे जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है वही प्रोवाइड करी जाएगी, वहीं पर आपको दैट इज द बीएड और एमएड की जो शिक्षा है वो दी जाएगी, ना कि सिर्फ आप ये जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है ये सब खत्म हो जाएंगे या फिर इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करें तो ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी पार्ट ऑफ कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी एचईआई, कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को पार्ट बनाना है मल्टीडिसिप्लिनरी एचईआई का। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करना है डिफरेंट डिसिप्लिन से, लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेज, साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और अदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो स्टैंड अलोन टीचर इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी में कन्वर्ट करे। कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक इसका टाइम रखा है कि 2030 तक सभी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। सो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम दैट इज द आईटेप जो अभी लॉन्च हो चुका है, जिसका 3rd बैच जो चल रहा है ना, 3rd बैच चल रहा है इस बारी का। सो बेसिकली 4 year इंटीग्रेटेड बीएड विल बिकम द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स बाय 2030, कि 2030 तक 4 साल की बीएड बहुत कंपलसरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्कूल टीचर्स के लिए। डुअल ऐसा ये इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले बीएड कर चुके हैं उनकी नहीं मानी जाएगी डिग्री, उनकी भी मानी जाएगी, साथ में साथ इनकी भी मानी जाएगी ना, और फिर बाद में आगे फिर इसी चीज़ को प्रमोट करेंगे आईटेप को। सो डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको एजुकेशन डिग्री के साथ साथ आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट की, जैसे बीकॉम बीएड होती है, बीए बीएड होती है और बीएससी बीएड होती है। तो उसमें आपको अपने साइंस के बारे में भी, साइंस का जो सब्जेक्ट है उसकी भी डिग्री आपको मिलेगी, मतलब ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलेगी, साथ आपको टीचिंग एजुकेशन की भी डिग्री मिलेगी ना, बीएड की भी डिग्री मिलेगी। ओके, तो इसमें पेडागोजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी, एक्नॉलेज ऑफ इंडियन वैल्यूज, इथोस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी उनके करिकुलम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप मेरे चैनल के जरिए भी देख सकते हैं जो आईटेप के लिए जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे गए हैं वो यही सब हैं, ताकि बच्चों को हम तैयार कर सके फ्यूचर टीचर बनने के लिए और फिर वो आगे आने वाली जनरेशन को डेवलप कर पाए और अच्छी शिक्षा दे सके। ओके, सो 2 year बीएड फॉर कैंडिडेट विद प्रायर बैचलर डिग्री, कि जिन्होंने पहले बैचलर डिग्री ले ली थी उनके लिए 2 साल की ही रहेगी, और जिन्होंने 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है, लाइक उन्होंने बीकॉम की है 4 year वाली, तो उनके लिए 1 साल की बीएड हो गई है। ओके, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएगी किसके लिए? जो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको और भी ज़्यादा उनकी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप की बात करें तो एचआई विल मेंटेन नेटवर्क विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मेंटेन रखना पड़ेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के साथ रिलेशन या नेटवर्क, ताकि एक अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम आप करा सको, स्टूडेंट टीचिंग करा सको और कम्युनिटी एंगेजमेंट करा सको बच्चों को। ओके, सो स्टैंडर्डाइज एडमिशन होनी चाहिए, मतलब एंट्री इनटू प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम विल बी थ्रू सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसे एनसीटीई वैसे तो एनटीए कराती है, बट जो बॉडी है वो एनसीटीई है जो टीचर एजुकेशन को संभालती है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट आपको अपने डिसिप्लिन्स के भी टेस्ट देने होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी टेस्ट आपको देना होता है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश, हिंदी और दैट इज रीजनिंग और मैथ्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ताकि आप
जो फालतू की भीड़ है ना वो कम हो सके ना, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, स्टैंडर्डाइज फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी, ताकि नेशनल लेवल पे आप इस टेस्ट को करा सको जो सभी के लिए, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल सके कि सभी के लिए सेम रेगुलेशन, सभी के लिए सेम पेपर होना चाहिए। ओके, सो फैकल्टी प्रोफाइल इन एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी विद टीचिंग फील्ड एंड रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी रिक्रूटेड, कि मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी रिक्रूट करी जाएंगी जो टीचिंग फील्ड और दैट इज अ रिसर्च में एक्सपीरियंसड होंगे, एक्सपर्टीज फ्रॉम सोशल साइंस, साइंस मैथ्स एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन एंड पेडागोजी, है ना। तो इन सब फैकल्टीज को एक्सपर्टीज, मतलब एक्सपर्टीज को लिया जाएगा किसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ताकि टीचर प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन या मजबूत कर सके। पीएचडी एंड टीचिंग ट्रेनिंग की बात करें तो जो ऑल पीएचडी एंट्रेंट्स हैं उनको क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे टीचिंग में, है ना, विल टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इन टीचिंग, पेडागोजी एंड कम्युनिकेशन। जो पीएचडी कर रहे हैं उनको टीचिंग कराने का मौका मिलेगा। पीएचडी स्टूडेंट्स विल गेन दैट इज अ प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू असिस्टेंटशिप, तो उन्हें असिस्टेंटशिप एक तरह से उनके लिए वर्ड रखा जाएगा जहाँ पर वो टीचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ा करके। यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम्स विल बी ओरिएंटेड टू डेवलप फ्यूचर एजुकेटर्स एंड कम्युनिकेटर, तो यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम जो है वो बच्चों को एक अच्छा एजुकेटर बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगी, और ताकि वो ढंग से बच्चों अच्छे से बात कर सके, अच्छे से एक अच्छे फैसिलिटेटर बन सके टीचर्स, स्टूडेंट्स के। ओके, सो इन सर्विस टीचर डेवलपमेंट की बात करें तो ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर विल कंटिन्यू एंड एक्सपेंड, तो जो हम ये जो चल रहा है ना कि जो हमारा पहला बीएड था वो खत्म हो जाएगा या फिर वो उसकी मान्यता नहीं रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चलता ही रहेगा। ओके, उसको एक्सपेंड करा जाएगा, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं और दीक्षा विल बी यूज्ड फॉर लार्ज स्केल एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग। स्वयं क्या है, मूक है बेसिकली, जहाँ पर आप मैसिव, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जहाँ पर आप डिफरेंट जगह से बच्चों को बैठा करके पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हो, और डिफरेंट कोर्सेज अवेल होते हैं यहाँ पर जहाँ पे आपको आईआईटी, आईआईएम, है ना, इन सब के टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, बेसिकली यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह से आपको एफएलएन और ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, क्विज प्रिपेयर करे जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, ताकि आप अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर कर सको, है ना। सो लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग के लिए यूज करे जाएंगे। सो नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, एनएमएम जिसे बोलेंगे, सो एक मेंटोरिंग नेटवर्क है फॉर सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टी जो होंगे, वो प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सपोर्ट टू टीचर्स, है ना, जो टीचर्स ऑनगोइंग टीचर्स है उनको सपोर्ट देंगे, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इंस्ट्रक्शन इन इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, इंडियन लैंग्वेजेस में जो जिसका इंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 16th की, दैट इज द री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन। ओके, सो इसमें हम बात करेंगे करंट सिनारियो एंड अर्जेंसी की। सो लेस देन 5% इंडियन यूथ दैट इज ऑफ 19 to 24 एज रिसीव फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन, तो मतलब 5% से भी कम जो इंडियन युवा है उसको वोकेशनल एजुकेशन मिल पाती है। कंपैरिजन देखें तो यूएसए में 52% को मिलती है, जर्मनी में 75% एंड साउथ कोरिया में 96%, तो कितना ज़्यादा हाई लेवल है, और इंडिया का कितना लो लेवल है। ओके, सो अर्जेंट नीड है कि वोकेशनल एजुकेशन को एक्सपेंड करा जाए, ताकि हम इंडिया का जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको दैट इज हम बोल सकते हैं कि जो वोकेशनल एजुकेशन है सबको मिल सके और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ओके, सबको स्किल्स के बारे में हम सिखा सके। सो चैलेंजेस इन पास्ट की बात करें तो 11-12 में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट देखने को मिले हैं, उस पर फोकस करा गया था, और कैसे ये जो कुछ ही बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन में अपना जो एडमिशन है वो ले पाते हैं, एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। सो एडमिशन क्राइटेरिया फॉर मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन डिसएडवांटेज वोकेशनल स्टूडेंट्स, सो रिजल्ट इन लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी फॉर वोकेशनल लर्नर। ओके, तो मतलब वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हो पाती है, बच्चे हायर एजुकेशन तो ले लेते हैं बट उनको अच्छी स्किल्स नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो फिर आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं ले सकते हैं। सो वोकेशनल एजुकेशन इज ऑफन परसीव्ड एज इंफीरियर टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, तो वोकेशनल एजुकेशन को इंफीरियर माना जाता है कि वो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बारे में पढ़ाओ, वही मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन, प्रोवाइड एक्सपोजर टू एटलीस्ट वन वोकेशन फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना, कि आपको वन वोकेशन तो बच्चों को कराना है, मतलब
मतलब एक ऐसी शिक्षा, स्किल्ड शिक्षा दी जानी चाहिए हर बच्चे को, जो उनको प्रिपेयर कर सके किसके लिए, ताकि वो अपने स्किल्स के लिए और भी ज़्यादा बढ़ सके या फिर स्ट्रेंथन कर सके अपनी स्किल्स को, विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर सेवरल अदर्स, कि डिफरेंट अगर वो चाहते हैं वोकेशनल प्रोग्राम, उसमें भी एड ऑन हो सकते हैं। सो एम्फोसाइज ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर, इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ओके, तो मतलब बच्चों को उनके दैट इज जो वो चाहते हैं, जिस भी लेवल पे वो काम कर सकते हैं, उस लेवल पे उन्हें काम करने के लिए बोलना चाहिए। सो टारगेट्स एंड टाइमलाइंस की बात करें तो 2025 तक एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन विल हैव वोकेशनल एक्सपोजर। तो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2025 तक ये गोल सेट रखा था कि 50% लर्नर्स हैं जो वो उनको स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वोकेशनल एक्सपोजर के लिए तैयार करोगे, जैसा कि अभी तक नहीं हुआ है अगर आप इसका डेटा देखो तो। सो वोकेशनल एकेडमिक डेवलपमेंट विल गो हैंड इन हैंड, कि दोनों ही चीज़ें साथ के साथ चलेंगी, दोनों ही चीज़ों पे वर्क करेंगे इंस्टीट्यूशंस। सो इम्प्लीमेंटेशन इन स्कूल एंड एचईआई की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल्स लाइक कोलैबोरेट विद आईटीआई, पॉलिटेक्निक, local industry set up skill labs in hub and spoke model. ओके, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन इंडिपेंडेंटली और वाया इंडस्ट्री और एनजीओ पार्टनरशिप की आप पार्टनरशिप कर सकते हो। सो बी वॉक दैट इज अ बैचलर ऑफ बी वॉक दैट इज अ बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, ताकि कंटिन्यू कर सको वोकेशनल कोर्सेज को, ऑल्सो integrate into all other bachelor program including 4 year multidisciplinary degrees. So short term certificate कोर्स कराना चाहिए स्किल्स के लिए या फिर सॉफ्ट स्किल के लिए, ये सारी चीज़ें ऑफर करी जानी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि आप लैंग्वेज का कोर्स करा दो या फिर डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कोर्स करा दो, क्लाइमेट का या फिर डिफेंस स्टडीज का कोर्स करा सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज, ताकि बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप हो। ओके, सो इनकॉर्पोरेट लोक विद्या दैट इज द ट्रेडिशनल इंडियन वोकेशनल नॉलेज इनटू करिकुलम, कि अब इंडिया की जो वोकेशनल नॉलेज थी, जो पुरानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, उसको आप इंक्लूड करो बच्चों के करिकुलम में, दैट इज कॉल्ड लोक विद्या। ओके, सो ऑडियल मोड में बी एक्सप्लोर फॉर वोकेशनल कोर्सेज, की जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है उनमें भी आप वोकेशनल कोर्सेज को कराओ और उनके भी कोर्सेज में भी आप इंक्लूड करो। फेज इंटीग्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट डिकेड, कि उसको हम इंक्लूड करके चलेंगे हर एस्पेक्ट में। सो फोकस एरिया किस पे होगा, सेलेक्टेड बेस्ड ऑन स्किल गैप एनालिसिस एंड लोकल अपॉर्चुनिटीज पे। सो इसके लिए नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन दैट इज NCIVE विल ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे आप इंटीग्रेट करके चल रहे हो वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, तो उसके लिए NCIVE का गठन किया जाना चाहिए, that is the National Committee for Integration of Vocational Education. So innovation and best practices like earlier adopter institutions encourage to experiment, innovate and share models. Apprenticeship और vocational incubation center होने चाहिए और इन चीज़ों को प्रमोट करें हमारे HEI, that is Higher Education Institution. Next is 8th, that is the National Skills Qualification Framework, NSQF. National Skill Qualification Framework basically will define discipline, vocation and professional level, कि आपने कहाँ पर अपनी vocation programs किया है, कौन से discipline में, okay, professional level क्या है आपका, align with international standard classification of occupation, तो ये ILO से align होगा, मतलब इसके साथ चलेगा। इसमें आपके सारे जो points हैं, आपकी जो that is vocational education की degree है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपने कोर्स करे हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग दैट इज RPL अनेबल्स फॉर ड्रॉप आउट टू इंटीग्रेट इनटू फॉर्मल एजुकेशन, ताकि आप क्या कर सको, री इंटीग्रेट कर सको उन्हें फॉर्मल एजुकेशन में। ओके, जो ड्रॉप आउट है वो भी फॉर्मल एजुकेशन ले सके, इसके लिए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को अनेबल करा जाना चाहिए। सो फैसिलिटेट मोबिलिटी बिटवीन जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन वाया क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क, तो आप क्या करना चाहिए कि फैसिलिटेट करो मोबिलिटी को जनरल और वोकेशनल एजुकेशन को, कैसे, क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क के जरिए, कि आपको क्रेडिट्स मिलेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो अपनी एजुकेशन में। ओके, सो 17th unit is the catalyzing quality academic research in all fields through a new national रिसर्च फाउंडेशन। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या रखी गई है, नॉलेज क्रिएशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल डेवलपमेंट एंड नेशनल प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन इंडिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ग्रीस, या फिर मॉडर्न नेशन की बात करें USA, जर्मनी, इजराइल, साउथ कोरिया, जापान, तो ये सारे क्या है, इन सब में रिसर्च इतनी ज़्यादा होती है, रिसर्च के जरिए ये इतने ज़्यादा अपने आप को डेवलप बना चुके हैं कि इसमें इनोवेशंस करके साइंस में, आर्ट्स में और कल्चर में। तो इंडिया को भी ऐसा ही बना है, रिसर्च इज क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम 21st सेंचुरी चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, देख सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। सो क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, AI एंड डिजिटल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें
होनी चाहिए, इन सब पे रिसर्चेस होनी चाहिए। सो द करंट सिनारियो इन इंडिया की बात करें तो रिसर्च इन्वेस्टमेंट लाइक 0.69% ऑफ जीडीपी, है ना, कितना है इंडिया में, 0.69% ऑफ जीडीपी, मतलब पूरा 1% भी नहीं है। लोअर देन यूएसए दैट इज 2.8%, इजराइल 4.3% रिसर्च पे, और साउथ कोरिया 4.2%। तो मतलब बहुत शर्म की बात आप बोल सकते हो, बहुत नीचे लेवल की बात है कि हमारा जो जीडीपी का रेट है, जीडीपी से 0.69% जो है रिसर्च पे ही दिया जाता है। इंडिया नीड्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन सोशल साइंस, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज, ताकि आप सोसाइटल प्रॉब्लम्स को एक वाइड पर्सपेक्टिव में देख करके उसे सॉल्व कर सको। आर्ट्स में रिसर्च होनी चाहिए, कल्चर में और ह्यूमैनिटीज में बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को रिवाइव कर सको, क्रिएटिविटी को, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, बेस्ट टीचिंग अकर्स वेयर रिसर्च कल्चर इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर ही आप अच्छी टीचिंग करा सकते हैं जहाँ पर रिसर्च कल्चर जो है, मतलब रिसर्च जो होती है, प्रॉब्लम्स देखी जाती है, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट होता है, वहाँ पर आप अच्छी टीचिंग कर सकते हो। सो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को टीचिंग और रिसर्च एक्सलेंस दोनों को ही देखने, दोनों को ही बढ़ाना है। सो इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन फॉर रिसर्च अक्रॉस फील्ड लाइक साइंस, आर्ट्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, दैट मस्ट बी स्ट्रेंथन। ओके, सो पॉलिसी विजन फॉर रिसर्च की बात करें तो ट्रांसफॉर्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च थ्रू प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग इन स्कूल्स, emphasize on scientific method and critical thinking, career counseling for research interest identification, inclusion of research and internship in undergraduate curriculum। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पॉलिसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई है रिसर्च के लिए ना, कि आप रिसर्चेस कराओ स्कूल्स लेवल पे भी और अपने दैट इज हायर एजुकेशन लेवल पे भी। ओके, इंटर्नशिप होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, इन करिकुलम में, और फैकल्टी करियर मैनेजमेंट सिस्टम्स वैल्यूइंग रिसर्च और गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू एनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन, कि गवर्नमेंट भी साथ दे ताकि रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, सो इसका गोल है स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर बिल्ड करना यूनिवर्सिटीज में या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। एनआरएफ का फंक्शन क्या है, मेरिट बेस्ड पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, है ना, कि आप मेरिट बेस्ड रिसर्च कर सको, ऐसी रिसर्च को बढ़ावा दो जो हमारे इंडिया की कंट्री को, हमारी कंट्री को सॉरी डेवलप कर सके। ओके, और दैट इज इनोवेट कर सके नई चीज़ों को। तो फंड करना मेन एम है, पीयर रिव्यूड रिसर्च को फंड करो ऑल डिसिप्लिन में। ओके, सीड ग्रो एंड मेंटोर रिसर्च एट इंस्टीट्यूशंस विद लिमिटेड कैपेसिटी एंड लाइज बिटवीन द रिसर्चर, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो ये सब मिल करके काम करें ताकि हम नेशनल प्रायोरिटी में रिसर्च को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। ओके, सो इसके लिए रिकॉग्नाइज करो, रिवार्ड दो आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए, कोऑर्डिनेशन विद एग्जिस्टिंग फंडिंग रिसर्च इज लाइक एजेंसीज, जो फंडिंग एजेंसीज हैं दैट इज ऑफ द रिसर्च के लिए, डीएसटी, डीबीटी, आईसीएआर एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, और आईसीएमआर और यूजीसी जो रिसर्च को प्रमोट करती है, तो उनके लिए आप फंडिंग एजेंसीज को और भी ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट करो उनके साथ, ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। ओके, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की आप बोल सकते हो फंड करेगी जो इंस्टीट्यूशन बॉडी है वो। सो इंडिपेंडेंट गवर्नेंस वाया रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर कंप्राइजिंग टॉप रिसर्चर एंड इनोवेटर। तो इंडिपेंडेंट गवर्नेंस होनी चाहिए ना, रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर, की सिर्फ एक ही गवर्नर ना बने, वो चेंज होता रहे, है ना, तो जिसमें क्या इंक्लूड हो, टॉप रिसर्चर्स और इनोवेटर्स इंक्लूड करे जाए। सो द नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करें तो वाइब्रेंट रिसर्च डेवलप करोगे तो उससे हमारी जो इकोसिस्टम है अक्रॉस इंडिया वो वाइब्रेंट होगा, मतलब उससे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है या फिर शेप है वो बदलेगी, रिसर्च आउटपुट इंक्रीज होंगे, इनोवेशन बढ़ेगा, बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इंडस्ट्री कोलाबोरेशन थ्रू रिसर्च ट्रांसलेशन, कि अगर जो एनईपी आई थी आपने ऐसे ही उसे अपना लिया तो वो गलत है। अब उसमें देखो कि क्या क्या कमियां हैं, या फिर ये जो कमियां हैं ये क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही हैं अभी तक भी, जैसे जिसका लक्ष्य 2025 तक था वो अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हो पाई है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। सो प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक रिसर्च कल्चर अक्रॉस एचईआई। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज द 18 सॉरी नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट यूनिट आप बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। सो ट्रांसफॉर्म करने का क्या नीड है एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम को, हैवी हैंडेड, डिसएम्पावरिंग, सेंट्रलाइज्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है वो एक ही इंसान के हाथ में या फिर डिसएम्पावर करता है, सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, या फिर कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल रिक्वायर्ड टू energize the sector and enable HEIs to thrive. So Higher Education Commission of India एक अम्ब्रेला बॉडी विद 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल टू सेपरेट फंक्शन, की अलग अलग लोगों की अलग अलग काम है, मतलब अलग अलग दैट इज आप बोल सकते हो कि फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं, उनके अलग अलग काम है, जैसे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC रेगुलेशन ओवरसाइट करता है,
नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल मेटा अक्रेडिटेशन करता है। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फंडिंग और स्कॉलरशिप के लिए बनाया गया है। और जीईसी दैट इज फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी फ्रेमवर्क दैट इज NHEQF। ओके, तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा भी गया है कि जनरल एजुकेशन काउंसिल किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, लर्निंग आउटकम के लिए और क्वालिटी फ्रेमवर्क के लिए। सो फंक्शनल सेपरेशन एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑटोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी ना। तो जैसे फंक्शनल सेपरेशन होगी कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग काम है, तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी वो होगी, ऑटोनॉमी होगी, और मतलब सब लोग मिलकर के काम कर सकेंगे। ओके, अपना अपना काम कर सकेंगे। NHERC दैट इज अ सिंगल पॉइंट रेगुलेटर, ये कवर करता है ऑल HEI एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ओके, सो अडॉप्ट लाइट बट टाइट, मतलब यही है, और बट एक टाइट रेगुलेशंस को फॉलो करना गवर्नेंस पे, फाइनेंशियल प्रोबिटी पे और पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर पे। ओके, सो रेगुलर फीडबैक रिक्वायर होता है फ्रॉम स्टूडेंट्स, ताकि देख सके कि कैसे वर्क कर रहा है। डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। ग्रीवेंसेस को हैंडल करा जाता है, देखा जाता है कंप्लेंट्स को पब्लिक डिस्क्लोजर के जरिए जो आती है ना, तो जो दैट इज कंप्लेंट्स हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नैक के बारे में बात करें तो अक्रेडिटेशन के लिए मेटा अक्रेडिटेशन बॉडी overseeing independent accreditors. Okay, so using graded accreditation, HEI is progress through levels over 15 years to achieve self governing status. तो मतलब उनको 15 ईयर तक एक तरह से अपना जो भी स्टेटस है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि उनको अच्छे स्कोर मिल सके या फिर अक्रेडिटेशन मिल सके। जैसे आप देखते हो ना, यूनिवर्सिटी से कुछ ग्रेड होते हैं A+A, B+B, तो ये सब किए जाते हैं डिफरेंट चीज़ों की वजह से, जैसे कि उनका अकेडमिक पे कितना ध्यान है, नॉन अकेडमिक पे, दैट इज को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, और डिफरेंट सोसाइटी और इकोनॉमी, उन सब पे कितना ध्यान है, उस चीज़ पे सारा जो प्रोसीजर है वो कनेक्ट करा जाता है। तो लॉन्ग टर्म गोल होता है बाइनरी एक्रेडिटेशन होता है, पास और फेल पर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, सो HEGC फंडिंग के लिए होता है एलोकेट डेवलपमेंटल फंड्स एंड स्कॉलरशिप्स, और ये बेस्ट एलोकेशन ऑन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोग्रेस। तो ये फंडिंग के लिए करा जाता है कि फंड कर सके हम इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उनको कोई कमी ना हो किस चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए। सो सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम एंड न्यू फोकस एरियाज। सो जीईसी की बात करें तो एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, जो कि क्या करता है, फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम लाइक ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड NHEQF है ना, दैट इज अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क। ओके, NSQF से अलाइन करता है टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन, ताकि वोकेशनल एजुकेशन भी सिखाया जा सके। सो एंश्योर HEI डेवलप वेल राउंडेड लर्नर्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स। सो वर्क विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज PSSB एग्जाम्पल ICAR, VCI, NCTCOA फॉर करिकुलम स्टैंडर्ड विदाउट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करी जाती हैं, ये वर्क करता है GEC, ताकि आप क्या कर सको, करिकुलम स्टैंडर्ड मेंटेन रहे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा। ओके, जैसे NCT की बात करें तो टीचर एजुकेशन के करिकुलम पे फोकस करती है। सो फंक्शनल प्रिंसिपल्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी अनेबल्ड रेगुलेशन, फेसलेस इंटरवेंशन, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट HEIs को। इंडिपेंडेंट वर्टिकल मिनिमाइज दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, HECI रिजोल्व इंटर वर्टिकल डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको उन्हें रिजोल्व करना होगा। ओके, ensuring that is encouraging quality HEI, so easier establishment of new HEI, कि आप बहुत आसानी से अपना एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर फाइनेंशियल बैकिंग की भी फैसिलिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी हायर परफॉर्मिंग HEI को, ताकि वो एक्सपेंड कर सके अपने साइज को, मतलब बहुत लोगों तक, डिफरेंट डिसिप्लिन को इंक्लूड कर सके, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें आ सके। सो पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स को एक्सपेंड मतलब लाया गया है, ताकि जो समाज सेवक हैं या फिर जो बहुत अमीर लोग हैं वो कर सके अपना जो कंट्रीब्यूट है एजुकेशन पर। ओके, और ताकि एक्सेस मिल सके सभी बच्चों तक। सो कर्बिंग कमर्शलाइजेशन, जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है कि प्रॉफिट के लिए ही सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सरप्लस इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंसेस, की ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोजर होने चाहिए फाइनेंसेस के, दिखाने चाहिए उन्हें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर लगी है, कहाँ कहाँ पर फाइनेंस आपके मनी आपके कहाँ पर लगे हैं। सो अक्रेडिटेशन कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलेटरी चेक्स। ओके, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है, मतलब उसके भी मार्क्स होने चाहिए कि आप कितने आसानी से, कितने अच्छे से आप अपने जो भी फंड्स है या फिर जो भी फाइनेंस आपके एक्सपेंसेस है उसको आप डिस्क्लोज कर रहे हो। ओके,
सो प्राइवेट एचईआई के बारे में बात करें तो एनकरेज ई फिलैंथ्रोपिक एंड पब्लिक स्पिरिटेड, सो एनकरेज करा जाना चाहिए प्राइवेट एचईआई को अगर आप फिलैंथ्रोपिक हो और पब्लिक स्पिरिटेड हो, और दैट इज अ फी डिटर्मिनेशन गाइडेड बाय accreditation एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स ट्रांसपेरेंट एंड कैब की फी डिटर्मिनेशन जो है वो अक्रेडिटेशन के द्वारा और रेगुलेटरी नॉर्म्स के द्वारा गाइड करी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी फीस बना लेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ऑफर फ्री शिप्स एंड स्कॉलरशिप, ताकि आप स्कॉलरशिप्स भी रखो और फ्री शिप्स भी रखो कि कुछ बच्चे फ्री में भी पढ़े और कुछ बच्चों को आप स्कॉलरशिप्स दो, है ना, उनको रुपए दो ताकि वो पढ़ें, ताकि वो जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके। नो आर्बिट्ररी फीस इंक्रीजेज ड्यूरिंग एनरोलमेंट पीरियड, कि अगर अगर आपने एनरोलमेंट कर दिया है तो उसके बाद आप फीस नहीं बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज नेक्स्ट दैट इज द यूनिट इज द 19 इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड लीडरशिप क्रिएट अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, कि अगर आप बहुत अच्छे से गवर्न करोगे चीज़ों को, है ना, और लीडरशिप होगा, अच्छा नेतृत्व करोगे तो उससे एक्सीलेंस और इनोवेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे, ताकि सेल्फ गवर्नेंस और मेरिट बेस्ड लीडरशिप अपॉइंटमेंट कर सके। सो गोल क्या है, ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग एचईआई बनाना। तो बेसिकली अक्रेडिटेशन को थ्रू ग्रेडेड अक्रेडिटेशन ऑन ऑटोनॉमी ओवर 15 ईयर्स, ऑल एचईआई टू इन इंडिया एम टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड इनोवेशन ड्रिवन, है ना। तो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए और इनोवेशन ड्रिवन बना दिया जाए, कि वो खुद का काम खुद से ही संभाले, उनके ऊपर किसी का भी जोर दबाव नहीं होगा, उनके ऊपर खुद की ऑटोनॉमी होगी। सो लीडरशिप क्वालिटी सेंट्रल टू फोस्टरिंग इंस्टीट्यूशनल कल्चर। ओके, द नेक्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर, दैट इज अ BOG, established HEI for ready for autonomy via accreditation। ओके, मतलब एचईआई एस्टैब्लिश करना है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे यहाँ पे, जो कि क्या होंगे, पावर्स क्या होगी इनके पास, फुल गवर्नेंस होगी और अपॉइंटमेंट कर सकते हैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और डिसीजन मेकिंग के लिए। सिलेक्शन कैसे होगी, एक्सपर्ट कमिटी आइडेंटिफाई कैंडिडेट, BOG अपॉइंट मेंबर्स कंसिडरिंग इक्विटी एंड मेरिट, और फिर ये जो HEIs हैं टू अचीव फुली एम्पावर्ड BOG बाय 2035 तक इन्हें ये एम भी पूरा करना है HEI को। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो BOG इज अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर्स वाया ट्रांसपेरेंट सेल्फ डिस्क्लोजर, कि सारी चीज़ें जो उन्हें पता होनी चाहिए उनको बतानी चाहिए उन्हें, कि नहीं, BOG को, और दैट इज द मस्ट कंप्लाई विद HECI और NHERC रेगुलेशंस। सो लीडरशिप क्राइटेरिया की बात करें तो एमिनेंट एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए, जिसमें मेरिट बेस्ड और कॉम्पिटेंसी फोकस करा जाना चाहिए थ्रू एन एमिनेंट एक्सपर्ट बॉडी। ओके, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसे होने चाहिए, हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रूवन एडमिनिस्ट्रेशन, और लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, अलाइनमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, टीम वर्क, प्लूरलिज्म, सोशल कमिटमेंट एंड पॉजिटिव आउटलुक। सो ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। सो बेसिकली लाया गया ताकि HEI खुद को प्रिपेयर कर सके इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, उसके साथ कोलैबोरेट करके जो भी बोर्ड है, लीडर्स है, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, सबके साथ मिलकर के काम कर सके। सो इसमें जो IDPs हैं वो गाइड करेंगे इनिशिएटिव्स को, प्रोग्रेस असेसमेंट को, पब्लिक फंडिंग को। साथ के साथ इसमें अकाउंटेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो भी इंसान काम कर रहा है वो उसके लिए जवाबदेह है, और ट्रांसपेरेंसी पर भी ध्यान रखा जाएगा, एक्सीलेंस पे, फाइनेंशियल प्रोबिटी पे एंड द कम्युनिटी एंगेजमेंट पे। ओके, तो सारी चीज़ों के बारे में करेंगे, मतलब सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान्स में, ताकि आप इस इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कर सको, और जो भी नीड्स हैं या फिर जो भी बैरियर्स हैं उन्हें हटा सको और नीड्स को पूरा कर सको। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द 20th चैप्टर ऑफ पार्ट थर्ड, है ना। अभी तक हमने पार्ट सेकंड तक कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की। सो पार्ट थर्ड क्या है, अदर की एरियाज टू फोकस, है ना। इसके अलावा जो हमने हायर एजुकेशन की बात करी थी, ECC की बात करी थी, स्कूल एजुकेशन की बात करी थी, तो इसके अलावा और क्या एरियाज है जिस पर फोकस करा जा सकता है या किया जा सकता है। ओके, सो प्रोफेशनल एजुकेशन। सो प्रोफेशनल एजुकेशन का पर्पस क्या है, कि प्रिपेयर करना प्रोफेशनल्स विद एथिक्स एंड पब्लिक पर्पस, कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करें और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी अच्छे से निभाएं। डिसिप्लिनरी नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो। सो क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फोसाइज करा गया, आलोचनात्मक चिंतन को, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को, कि बच्चे या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने ही चीज़ों के बारे में नहीं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में समझे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फिर अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव करे। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है,
या फिर आप बोल सकते हो ये बारिश क्यों हो रही है इतनी, ना, तो ये इसका क्या रीज़न हो सकता है। इसको आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ो। तो ऐसी लर्निंग आपको करानी है, डिस्कशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। ओके, सो प्रोफेशनल एजुकेशन को आइसोलेट नहीं करना है, मतलब अकेला नहीं करना है। ये नहीं बोलना कि प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे जो हम एजुकेशन कर रहे हैं या एनईपी में नहीं आएगी, ये इंटीग्रेट होनी चाहिए जनरल एजुकेशन के साथ। मतलब जो आप अपनी 12th तक शिक्षा लेते हो या फिर हायर एजुकेशन में शिक्षा लेते हो, उसके साथ आपको प्रोफेशनल एजुकेशन भी सिखाई जानी चाहिए, उसके साथ इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन इनटू हायर एजुकेशन। इंटीग्रेट करो, लाइक आप जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज ऑफ एग्रीकल्चर, लीगल, हेल्थ केयर, टेक्निकल, तो इनको आप मल्टीडिसिप्लिनरी बनाओ बाय 2020 की। सभी जो इंस्टीट्यूशन है सब में सारे ही कोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीकल्चर का अलग इंस्टीट्यूशन बना रखा है, मेडिकल का अलग, तो सब में ही आपको एक ही जगह पर आपको डिफरेंट तरह की पढ़ाई देखने को मिलेगी। तो जिससे प्रोफेशनल जनरल एजुकेशन को साथ में बहुत अच्छी तरीके से, सीमलेस तरीके से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे प्रोग्राम्स को, है ना, किसमें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सो एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो रिवाइव एंड इम्प्रूव कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, है ना, कि आप क्वालिटी बढ़ा सको एग्रीकल्चर की, अलाइड साइंस की। स्किल्ड ग्रेजुएट पे फोकस करो, है ना, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन को बहुत ध्यान से लेना चाहते हैं, जो अपना उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे स्किल्ड ग्रेजुएट पे फोकस करो, इनोवेटिव रिसर्च पे इन द एग्रीकल्चर, और मार्केट लिंक एक्सटेंशन पे। नेक्स्ट इज लोकल नॉलेज को इंटीग्रेट करके चलो, साथ में मिला करके चलो, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या यूज होती थी एग्रीकल्चर में, और जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे काम बहुत आसान हो रहा है, तो उनके बारे में भी साथ मिला करके चलो। सो इट प्रमोट कम्युनिटी बेनिफिट्स वाया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड सस्टेनेबल मेथडोलॉजीज। सो बेसिकली कम्युनिटी बेनिफिट भी देगा कि आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाओगे, तो उससे कम्युनिटी भी अवेयर होंगी, है ना, डिफरेंट मेथड्स के लिए, और सस्टेनेबल मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाएंगे, जो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ना अफेक्ट करे और आपकी नीड्स भी पूरी हो जाए। सो लीगल एजुकेशन की बात करें तो मस्ट बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मतलब जो ग्लोबल में जो ग्लोबली जो लॉज हैं उन सब चीज़ों के साथ मिलकर चले, और टेक्नोलॉजिकली अप टू डेट होनी चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेसी पे, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और बाइलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए, लाइक आप इंग्लिश में भी लोगों की पढ़ाई कर सकते हो और अपनी स्टेट लैंग्वेज में भी। ओके, सो हेल्थ केयर एजुकेशन की बात करें तो इन री एनविजन ड्यूरेशन स्ट्रक्चर असेसमेंट टू मीट प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, कि आप जो ड्यूरेशन है हेल्थ केयर एजुकेशन की, उसको दोबारा से आप इंक्रीज या डिक्रीज करो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दैट प्रोफेशन। ओके, स्ट्रक्चर को चेंज करो, या फिर असेसमेंट जो होने चाहिए डिफरेंट टाइप के असेसमेंट, ताकि आप उनकी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स उनकी मीट हो सके, या फिर उन चीज़ों को आप असेस कर सको। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर पे फोकस करा जाए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर, कम्युनिटी मेडिसिन पे, साथ के साथ इंटीग्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलोपैथिक के बारे में भी बताया जाए, और आयुष सिस्टम के बारे में, जिसमें आयुर्वेदिक और दैट इज द यूनानी मेडिसिन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। ओके, तो इनको मिला करके चलो, ताकि जिन बच्चे को जैसा पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, वो उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, सो द टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो इसमें आप कोलैबोरेशन करो इंडस्ट्री से, ताकि बच्चों को प्रॉपर इंटर्नशिप मिले, और जिससे रिसर्च और इनोवेशन भी हो सके। ओके, सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज़ करना है, ताकि आप क्या कर सको, ब्रिज कर सको किस गैप को, लाइक ऑफ टेक्निकल एंड अदर डिसिप्लिन, कि टेक्निकल के साथ साथ उन्हें सोसाइटी के बारे में भी नॉलेज हो, है ना, कम्युनिटी के बारे में भी नॉलेज हो, एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी हो, तो अदर डिसिप्लिन के साथ मिला करके चलो। सो प्रिपेयर प्रोफेशनल इन कटिंग एजेस एरियाज, तो कटिंग एजेस एरिया में प्रोफेशनल्स क्रिएट करना, लाइक एआई में, बिग डेटा या मशीन लर्निंग, जिनोमिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कि हमारा जो इंडिया है वो भी तरक्की करे, वो भी अपनी चीज़ें डेवलप करे अपनी ही कंट्री में, ना कि कहीं और अदर कंट्री से ले, है ना। सो द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट थर्ड इज द, बोल सकते हो आप, दैट इज द अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, अडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे क्या बात की गई, तो ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या था अडल्ट एजुकेशन का, कि सभी इंसान को, जो भी इस धरती पर हैं, जो भी आप इंडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है, उनका बेसिक राइट है सभी सिटीजन का कि वो एजुकेशन ले, तो लिटरेसी हो, बेसिक एजुकेशन हो। इसके लिए लिटरेसी एम्पावर इंडिविजुअल पर्सनली, सिविकली एंड इकोनॉमिकली एंड स्टैंडर्ड नेशनल डेवलपमेंट। अगर सब लिटरेट होंगे, सब पढ़े लिखे होंगे, उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी होगी, तो उससे नेशनल डेवलपमेंट
स्ट्रेंथन होगी। ओके, सो चैलेंजेस ऑफ इलिटरेसी की बात करें तो नॉन लिटरेसी लिमिट्स एबिलिटी टू। सो नॉन लिटरेसी क्या करती है, आपकी जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर देती है, उसमें सीमा लगा देती है कि सिर्फ आप बेसिक फाइनेंशियल और डिजिटल टास्क ही कर पाओगे। सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कम ही मिल पाएगी ना, आपको सर्विसेज नहीं ले पाओगे हर जगह पे, आपको एक लिमिटेड सा ही काम करना पड़ेगा, आप अपनी चिल्ड्रन की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज सिविल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता चलेगा। सो ये कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं इलिटरेसी के, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स नहीं आती हैं। सो सक्सेस फैक्टर क्या है, वॉलंटियरिज्म एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आर क्रिटिकल। तो ये जो वॉलंटियरिज्म और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है अगर हम बात करें। सो पॉलिटिकल विल, गुड गुड प्लानिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट और हाई क्वालिटी एजुकेटर बहुत ज़रूरी है। एंथ्रोप दैट इज द, आप बोल सकते हो कि अडल्ट एजुकेशन के लिए सॉरी। सो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टीचर्स को भी। सो अडल्ट लिटरेसी इंक्रीजेस डिमांड फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो इससे चिल्ड्रन एजुकेशन की भी डिमांड बढ़ेगी और इससे पॉजिटिव सोशल चेंज भी आएगा कि अब जो हमारे से बड़े लोग हैं जिनके पास एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनको भी अगर आप एजुकेशन दोगे, शिक्षा दोगे, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव सोशल चेंज होगा वो, और हमारी जनरेशन में उनमें कोई गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। ओके, सो करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो एनसीईआरटी विल डेवलप अ डेडिकेटेड अडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीईआरटी बनाएगी अडल्ट एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें 5 टाइप्स होंगे। आपको अब ये ध्यान रखना है कि जो अडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें क्या 5 प्रोग्राम्स या फिर 5 टाइप्स हैं इस प्रोग्राम के। सो फर्स्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि ईसीसीई में भी होता है। ओके, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स लाइक फाइनेंशियल, डिजिटल, हेल्थ केयर, हेल्थ, चिल्ड्रन, चाइल्ड केयर और फैमिली वेलफेयर, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो। वोकेशनल स्किल्स फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल सके अपने आसपास के एरिया में, तो उसके लिए स्किल्स उन्हें पढ़ानी है, उसके बारे में दिया जाए। बेसिक एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी स्टेज तक उनको एटलीस्ट अपनी एजुकेशन आनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई आनी चाहिए। और कंटिन्यू कि आप आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, रिक्रिएशन, एडवांस्ड लाइफ स्किल्स कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ओके, सो टेलर्ड टीचिंग मेथड्स फॉर अडल्ट लर्नर। तो आप अब अडल्ट लर्नर्स के लिए अलग टीचिंग मेथड्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है। ओके, तो एनसी दैट इज एनसीएफ बोल, सॉरी, अडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क में एईसीएफ में क्या क्या 5 चीज़ें इंक्लूड हैं वो आपको याद रखनी ज़रूरी है। ओके, so the next one is the infrastructure. Schools, school complexes, public libraries, HEIs and vocational center will host adult education program, है ना। तो जो हमारे schools हैं, school complexes हैं, ये सब इन सब एरियाज में या फिर यहाँ पर सब हर एरिया में अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाने ज़रूरी हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें और एक्सेस ले पाएँ डिफरेंट लोगों की। ओके, सो आईसीटी इक्विप्ड स्पेस होनी चाहिए जिससे लर्निंग और भी ज़्यादा बढ़ेगी, उनको हम कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज दे पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दे पाएंगे। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट एफिशिएंसी एंड सिनर्जी अक्रॉस एजुकेशन टाइप। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और लोगों में एक तरह से ऊर्जा पैदा होगी, वो हमेशा रेडी रहेंगे काम के लिए। ओके, सो एजुकेटर्स एंड वॉलंटियर्स, सो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर विल डिलीवर द करिकुलम। उनका जो करिकुलम है अडल्ट एजुकेशन का वो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर ही करेगा। सो कम्युनिटी मेंबर, एचईआई फैकल्टी, एनजीओज एंड वॉलंटियर एनकरेज टू पार्टिसिपेट। इनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा ताकि वो अडल्ट एजुकेशन को अच्छा इंप्रूव कर सके। सो कोऑर्डिनेशन विद नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सपोर्ट इंस्टीट्यूशन। तो डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लाइक आप बोल सकते हो डिजिटल रिसोर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स भी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स भी, हर तरह के रिसोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें तो सोशल वर्कर और काउंसलर को ट्रैक करा जाएगा, विल ट्रैक एंड फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इसमें अडल्ट एजुकेशन में। सो आउटरीच थ्रू एनजीओज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स एंड लोकल इनिशिएटिव टू इंक्रीज अडल्ट एनरोलमेंट, है ना। अडल्ट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए एनजीओज भी पार्टिसिपेट करें। ओके, पब्लिक अनाउंसमेंट्स कराई जाए ताकि इसको हम और बड़े लेवल तक लेकर के जा सके। सो एक्सेस टू बुक्स, स्ट्रेंथन लाइब्रेरीज इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो लाइब्रेरीज बढ़ाई जाए ताकि आप डिफरेंट जगह पर जो लोग हैं वो पढ़ सकें अच्छे से। ओके, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ बुक्स
इंश्योर कराई जाए कि हर जगह पे कोई भी इंसान को वंचित ना करा जाए कि वो बुक्स पैसों की वजह से नहीं अवेल कर सकता, अवेलेबिलिटी कराई जाए और एक्सेस कर सके, और अफोर्डेबिलिटी भी हो, है ना, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, किसके लिए, इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी। सो रीडिंग को प्रमोट कराई जाए डिजिटल लाइब्रेरीज के थ्रू, मोबाइल लाइब्रेरीज, बुक क्लब्स, या फिर दैट इज अ पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स के थ्रू, है ना, कि पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स जो है वो लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए काम करें। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक लेवरेज एप्स, और एप्स प्रोवाइड कराए जाए, ऑनलाइन कोर्सेज, सैटेलाइट टीवी, है ना, टीवी में भी आप प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सको जहाँ पर जो हम अडल्ट एजुकेशन दे सकते हैं। आईसीटी इक्विप्ड सेंटर्स और डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराई जाए। सो ये डिलीवर्ड ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन, दोनों ही, या फिर ब्लेंडेड फॉर्म में, जो जैसा चाहे वैसा पढ़ सकता है जिस तरह से। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज द 22, दैट इज द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। तो प्रमोट कैसे कर सकते हो इंडियन लैंग्वेजेस को, आर्ट्स को और कल्चर को। सो कल्चरल वेल्थ ऑफ इंडिया। सो कल्चरल वेल्थ क्या है, इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन। तो इंडिया में मतलब आप देखते हो कि डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी हर तरह से, आर्ट फॉर्म में भी, लिटरेचर में भी, लैंग्वेज में भी, और हमारे कस्टम, रीति रिवाज जो है, हमारे फेस्टिवल्स में भी, हमारे ट्रेडिशंस में भी। तो हर जगह से हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं। तो इससे हमें क्या करना है, प्रमोटिंग कल्चर इज़ अ वाइटल फॉर नेशनल आइडेंटिटी। तो हमें अब हमारे जो इंडिया में जो कल्चर है उसको प्रमोट करना है, सोसाइटल वेलबींग के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, जो कि टूरिज्म को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। ओके, सो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल क्या रखी गई है, कल्चर अवेयरनेस बिल्ड करेगी, आइडेंटिटी, वो अपने आप को पहचान पाएंगे, बिलोंगिंगनेस फील होगी कि हम कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सेल्फ एस्टीम और अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिसिएशन पैदा होगी दूसरे कल्चर के लिए। ओके, सो आर्ट हमें एनहेंस करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और इंडिविजुअल हैप्पीनेस के लिए। सो नेक्स्ट इज द लैंग्वेज एंड कल्चर। सो लैंग्वेज हमारे जो परसेप्शन है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम समझते हैं, देखते हैं, उस चीज़ को आकार देते हैं हमारा कम्युनिकेशन या फिर हमारी कल्चर आइडेंटिटी। सो हमने ये देखा गया एनईपी में कि लॉस ऑफ लैंग्वेजेस लाइक 220 प्लस लैंग्वेजेस आर लॉस्ट इन 50 ईयर्स, 197 एंडेंजर्ड पर यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया है कि 197 जो लैंग्वेजेस है, 197 लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, और 220 लैंग्वेजेस को हम खत्म कर चुके हैं। ओके, जिससे हमारे जो कल्चर प्रमोशन एबिलिटी है वो घट जाएगी, क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता होगा, वो लोग ही नहीं होंगे, तो वहाँ पर हम कैसे उनके कल्चर के बारे में जान पाएंगे। ओके, सो चैलेंजेस इन लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, तो बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने को मिलता है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है। तो हाई क्वालिटी ऑफ लर्निंग चाहिए, और प्रिंट मटेरियल्स चाहिए, अपडेटेड डिक्शनरी और मोर स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स चाहिए, ताकि वो डिफरेंट लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सके और उनकी लैंग्वेज को रिवाइव कर पाए। ओके, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कन्वर्सेशनल एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस, या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सके और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में जान सके। ओके, स्कूल लेवल इनिशिएटिव्स की बात करें तो म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म, लोकल लैंग्वेजेस, इस सब पे फोकस करा जाए प्रोग्राम्स के जरिए, कल्चर एक्टिविटीज़ के जरिए, और हायर लोकल आर्टिस्ट को हायर करो स्कूल्स में, राइटर्स को या क्राफ्ट पर्सन को, ताकि आप बच्चों को सिखा सको, है ना, डिफरेंट आर्ट के बारे में, डिफरेंट आर्ट फॉर्म के बारे में। सो इनकॉर्पोरेट दैट इज द ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल नॉलेज इनटू करिकुलम, और अपने पाठ्यक्रम में ट्राइबल और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी रखना है हमें। और अब जो आईटेप प्रोग्राम है उसमें रखा भी गया है, ताकि टीचर एटलीस्ट वो तो अवेयर हो जाए और फिर बाद में वो बच्चों को अवेयर करे, है ना। सो फ्लेक्सिबल करिकुलर टू लेट स्टूडेंट्स एक्सप्लोर क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, कल्चरल पाथ। ओके, तो करिकुलर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो उनके दैट इज जो जिस कल्चर में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, आर्टिस्टिक और कल्चर पाथ को भी एक्सप्लोर कर पाए, है ना। सो हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, डेवलप डिपार्टमेंट प्रोग्राम इन इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूजिक, तो डिफरेंट डिसिप्लिन इंक्लूड करे जाने चाहिए, ताकि आप इंडिया के कल्चर को, इंडिया की आइडेंटिटी को और ट्रेडिशंस को, लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सको। ओके, 4 ईयर BA डुअल डिग्रीज इन लैंग्वेज एंड एजुकेशन टू ट्रेन हाई क्वालिटी टीचर्स। तो ये लैंग्वेजेस में भी होनी चाहिए, मतलब जो BEd प्रोग्राम्स है वो लैंग्वेजेस के भी हो, ताकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे हमें मिले, डिफरेंट लैंग्वेजेस के टीचर्स हमें मिले, ताकि हर लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखा जाए। ओके, लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट पर्सन को हायर करो गेस्ट फैकल्टी के लिए, है ना, ताकि जो आर्टिस्टिक जो पहचान है वो बनी रहे। ओके, लोकल आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करो, ताकि हम डिफरेंट आर्टिस्ट के जरिए
बच्चों को अवेयर करा सके। सो मदर टंग और दैट इज अ लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो, इंस्ट्रक्शन करने का या फिर आपको बात करने का तरीका जो है या फिर आप जो पढ़ा रहे हो वो लोकल लैंग्वेज या फिर उनकी मदर टंग में होना चाहिए। बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स होने चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ताकि जो भी जिस लैंग्वेज में सीखना चाहता है वो उस लैंग्वेज में सीख सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। सो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लाइक ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, आर्ट एंड म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश करे जाए या फिर कंडक्ट कराए जाए, ताकि आप जिसमें भी आपकी स्किल्ड है आप उसमें अपना स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हो और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी ले सकते हो। सो ये प्रिजर्वेशन को प्रमोट करेगी, क्यूरेशन को, टूरिज्म लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI, ये एस्टेब्लिश करे जाने चाहिए। दैट इज IITI, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअल कंटेंट, है ना, कि जहाँ पे मल्टीलिंगुअल कंटेंट को सपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसलेशन नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा। संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो संस्कृत को मेन स्ट्रीम रखा जाए स्कूल्स में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कि बच्चे जो हैं वो संस्कृत के बारे में भी अवेयर हो, कनेक्टेड टू मल्टीपल डिसिप्लिन लाइक मैथ में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, सॉरी, फिलोसफी में, योगा में, लिंग्विस्टिक में, हर जगह आप संस्कृत का भी यूज करो। ओके, और क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी स्ट्रेंथन करा जाए, उसको भी मजबूत करा जाए, इंटीग्रेट करो यूनिवर्सिटीज में, एक्सपेंडेड विद द रिसर्च, और रिसर्च में आप प्रमोट करो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस में या फिर संस्कृत लैंग्वेज में रिसर्च कराई जाए, उसके ऊपर रिसर्च कराई जाए और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश कराए जाए। तो ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ संस्कृत एंड लैंग्वेज टीचर्स थ्रू डुअल डिग्री। ओके, तो डुअल डिग्री के थ्रू आप ट्रेन करो टीचर्स को या फिर आप बोल सकते हो प्यूपिल टीचर्स को, ताकि वो अपनी अपनी भाषा भी जान सके, दूसरी डिफरेंट भाषा भी जान सके। सो प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी, यूज टेक्नोलॉजी एंड दैट इज अ क्राउड सोर्सिंग टू प्रिजर्व एंड प्रमोट एंडेंजर्ड एंड ओल्ड लैंग्वेजेस। ओके, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि प्रिजर्व कैसे कर सकते हो, टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हो, डिफरेंट लाइक डॉक्यूमेंट ओल्ड लैंग्वेजेस एंड कल्चर, आर्ट ऑन वेब प्लेटफॉर्म्स एंड पोर्टल्स, विकीज, है ना, इंक्लूडिंग वीडियोस। तो वहाँ पर आप ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करो, जो जिस लैंग्वेज में सीखना चाहता है, समझना चाहता है, वो उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे यूट्यूब ने भी अपना एक ऐप दैट इज आप बोल सकते हो फीचर लॉन्च किया, जिसमें जो जिस लैंग्वेज में वीडियो को देखना चाहता है वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है या फिर उसको ऑटो दैट इज द ऑडियो फॉर्म उसकी कर सकता है। ओके, सो स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएं, ताकि आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आर्ट है, कल्चर को, उसको बढ़ावा दिया जाए, आउटस्टैंडिंग वर्क को इंसेंटिव्स दिया जाए, है ना, उनको पैसे दिए जाए या फिर डिफरेंट फॉर्म की हेल्प दी जाए, प्रोज जर्नलिज्म, ताकि जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो बना रहे हैं ये कंटेंट वगैरह, इन सबको प्रमोशन मिल सके। ओके, इसको प्रमोट करा जा सके। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को कंसिडर करा जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए, है ना। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर जो जो टीचर ऐसा है जो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की जाके वो पढ़ाना चाहता है, वहाँ उनको इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो क्या कर सके और बच्चों को उनके उनके पढ़ाने के लिए मोटिवेशन हो सके या फिर मोटिवेशन ला सके। ओके, सो 23rd चैप्टर दैट इज द टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो इंडिया इज अ लीडर इन ICT एंड अदर एडवांस डोमेन। तो इंडिया लीडर है ICT में और अदर एडवांस प्रोग्राम डोमेन्स में। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन्स, जिसका एम है कि सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर बनाना, सब लोग जो अपना काम है वो डिजिटली कर पाए, है ना, आप पेन पेपर का बहुत कम इस्तेमाल करो, आप डिजिटली सारी चीज़ें करो। तो उसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो स्टेप्स ले रहा है। और अब आप देखते भी होंगे कि हर चीज़ जो है, जैसे पेमेंट की बात कर लो, है ना, आपको नोट्स बनाने हैं वो भी आप डिजिटली ले सकते हो। सो टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय डायरेक्शनली, एनहांसिंग लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों ही एक दूसरे को एनहेंस करती है, इन्फ्लुएंस करती है बाय डायरेक्शनली, टेक्नोलॉजी एजुकेशन को, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सीख पाओगे, ग्लोबल वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे ना। सो ये दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, लर्निंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में और प्लानिंग में। सो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक रैपिड एडवांसमेंट इन AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, VR या AR। सो स्मार्ट बोर्ड, इतने सारे आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर्स हैं, इतने सारे एप्स हैं या फिर मशीन्स है, जिसके थ्रू आप एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इन अ डिजिटल वे, इन अ मोर डिजिटल वे। सो टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट करती है व्हाट एंड हाउ स्टूडेंट लर्न एंड रिक्वायर रिसर्च इन बोथ टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन डोमेन। तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन डोमेन में रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि आप डिफरेंट अदर मेथड्स भी लेकर के आ सको, जिसकी मदद से बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, इसको भी आपको ध्यान रखना है। NETF क्या है?
ऑटोनोमस बॉडी है टू गाइड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, मिला सकते हो एजुकेशन में, इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। तो ये प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू गवर्नमेंट, है ना, यहाँ पर एविडेंस रह जाता है कि आपको क्या दैट इज एडवाइस मिली, उसके लिए आपके पास एविडेंस होता है। कैपेसिटी बिल्ड करता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, और स्ट्रेटेजिक रिसर्च और इनोवेशन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है हमारी टेक्नोलॉजी, या फिर जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है वो, और एडवाइस करता है न्यू डायरेक्शंस कि आप कहाँ और किस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो, है ना, एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हो, या फिर डिफरेंट एरिया में कैसे यूज कर सकते हो। सो डेटा को मेंटेन और ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेज एंड कंसल्ट एक्सपर्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो आप NETF के थ्रू क्या कर सकते हो, आप डेटा को मेंटेन करके रख सकते हो एक जगह पर, ड्राइव पर या फिर डिफरेंट जगह पर। सो उससे आप इधर कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, क्या रिसर्च हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चले। और आप एक्सपर्ट से भी नेशनली और इंटरनेशनली आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव टीचिंग लर्निंग असेसमेंट टीचर ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीचिंग लर्निंग असेसमेंट और टीचर ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। ओके, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ई कंटेंट जो है वो हर इंडियन लैंग्वेजेस से, जिससे ऐसे होने चाहिए जो हर इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि सभी बच्चे एक्सेस कर पाए, है ना, सभी बच्चे पढ़ पाए, रिमोट एरियाज भी और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स भी। तो दीक्षा और स्वयं प्लेटफॉर्म लाइक ये जो दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या फिर ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करा जा सके एक साथ ही। ओके, सो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को एड्रेस करा जाए, देखा जाए कि किसमें कहाँ कमियां हैं। सो लाइक एजुकेशन मस्ट अडेप्ट टू रैपिड और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करें, लाइक AI का, VR का, वर्चुअल रियलिटी या फिर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करा जाए, ताकि आपका काम चुटकियों में बहुत आसानी से हो जाए। सो NETF कैटेगराइज करता है किसको, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बाय पोटेंशियल एंड टाइम फ्रेम फॉर डिसरप्शन, कि कितना आसानी से वो काम कर देंगे, उस बेसिस पे उसको कैटेगराइज करा जाता है। जो जिसको वो रिपोर्ट किसको करता है, MHRD को, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका नाम रख देंगे MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश करे गए रिसर्च को फंड करने के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी में फंड करे जाए, रिसर्च के लिए रुपए दिए जाए, पैसे दिए जाए। AI एप्लीकेशंस पे रिसर्च हो, हेल्थ केयर पे आप कैसे यूज कर सकते हो AI को, एग्रीकल्चर पे, फिर क्लाइमेट चेंज पे। ओके, सो नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रोल क्या है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, ऑफर PhD मास्टर ऑनलाइन कोर्सेज इन कोर एरियाज, एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी, AI प्लस X फील्ड में आप फोकस करो किसको, दैट इज द टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में फोकस करो। सो पब्लिक अवेयरनेस और एथिकल आपको कंसर्न भी ध्यान में रखने हैं। तो स्कूल और कंटिन्यूइंग एजुकेशन विल रेज अवेयरनेस ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल सोसाइटल इफेक्ट्स। सो क्या इफेक्ट्स है इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, वो चीज़ें भी बतानी है। डेटा प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखा जाएगा, एथिकल कैसे यूज करना है AI का, सस्टेनेबिलिटी इशूज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, और ये सब पढ़ाई जाए और इनको डिस्कस करा जाए क्लासरूम में भी, हायर एजुकेशन लेवल पे भी, और सेकेंडरी लेवल पे भी। सो रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म एडॉप्शन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस चीज पे फोकस करा जाए। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज द 24 चैप्टर, दैट इज ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। अब ये ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन क्या है स्टूडेंट, क्यों जरूरत है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन की। तो ये एपिडेमिक्स या फिर पैंडेमिक्स जो हमें देखने को मिले हैं रिसेंटली, है ना, COVID-19, तो उसमें हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन की कितनी ज़्यादा नीड है। हम जो ऑफलाइन डेली क्लास में जाना, डेली पढ़ना, इन सब चीज़ों पर डिपेंड थे। जैसे ही कोविड आया तो हमने धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों को अडाप्ट कर लिया कि कैसे हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, बच्चों को घर बैठे भी पढ़ा सकते हैं, और बच्चे भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। अब उनको कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना पड़ेगा, यूट्यूब के जरिए ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सो इससे नीड फॉर ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एजुकेशन को हाईलाइट करता है। व्हेन इन पर्सन लर्निंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि जब इंसान नहीं आ सकता है, लर्नर नहीं आ सकता है पढ़ने के लिए, वो वहाँ पर अपने घर पर बैठ के ही पढ़ सकता है। तो इससे टेक्नोलॉजी ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, बट ऑल्सो कैरीज रिस्क भी होता है, इक्विटी कंसर्न्स भी होते हैं। जैसे जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो उसके लिए हमें पायलट और इवेल्युएशन करने ज़रूरी है, देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या कमियाँ हैं और उस चीज़ पे काम करना है। सो इक्विटी एंड डिजिटल डिवाइड, लाइक बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन उसी पर ही लागू हो सकता है जिसके पास डिवाइसेस भी हैं, इंटरनेट फैसिलिटी भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स भी इस चीज़ को फोकस करता है कि सभी बच्चों तक हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस या अफोर्डेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस दे पाए उन्हें, है ना,
जो नहीं ले सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाए। तो टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, है ना। अब ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी जरूरत है। अभी भी ऐसे टीचर्स बहुत सारे हैं जो जिनको ऑनलाइन टीचिंग करानी ही नहीं आती है। सो गुड ट्रेडिशनल टीचर्स मे नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड ऑनलाइन, है ना। जो ट्रेडिशनल टीचर्स थे वो ऑटोमेटिकली ही नहीं हो पाएंगे ऑनलाइन टीचिंग में, उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ऑनलाइन पेडागोजी मस्ट एड्रेस असेसमेंट चैलेंजेस, कोर्स लिमिटेशंस, एग्जांपल परफॉर्मिंग आर्ट लैब्स एंड द नीड फॉर एक्सपोनेंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सो नेक्स्ट इज की इनिशिएटिव्स क्या लिए जाएंगे। सो पायलट स्टडीज हो, लाइक जो NETF के द्वारा, CIET, NIOS, IIT, NITS, NIT के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाए, ताकि आप ऑनलाइन एजुकेशन को इवेल्युएट कर सको, उसके बेनिफिट्स को। ई कंटेंट फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए और पोटेंशियल रिस्क जो हो सकते हैं, लाइक डिवाइस एडिक्शन लग सकता है बच्चों को, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, पायलट स्टडी कर सकते हो कि क्या इसके बेनिफिट्स है और क्या इसके दैट इज द ड्रॉबैक्स है। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको क्रिएट करना है, क्रिएट ओपन इंट्रोपैरेबल इवॉल्वेबल, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व इंडिया स्केल डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो इंडिया की डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सबको समझते हुए आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो सभी के लिए सही हो, सभी उसका एक्सेस कर पाए और सभी अच्छे से समझ पाए। ओके, सो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स लाइक स्वयं, दीक्षा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप 2 वे ऑडियो वीडियो और मॉनिटरिंग टूल्स को यूज़ कर सको, इंटरैक्टिव फीचर को यूज़ कर सको, आप लाइव सेशन में भी जा सको। सो कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोजिटरी, सो ई कंटेंट भी इंक्लूड होना चाहिए, लाइक AR VR या फिर गेम्स या फिर सिमुलेशन से ऐप्स, जिसके थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं। रेटिंग्स होनी चाहिए और क्वालिटी मेजर्स, मतलब वहाँ पर आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या फिर उनको कंटेंट दे रहे हो। सो डिजिटल डिवाइस को भी ध्यान में रखना है कि कैसे डिफरेंट बच्चों के पास तो डिवाइसेस ही नहीं है, तो वो कैसे आप कर सकते हो, वो कैसे सबको अवेल करा सकते हो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो की इनिशिएटिव्स क्या हैं और क्या है, वर्चुअल लैब्स है ना, जैसे स्वयं प्रभा, दीक्षा, इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिलता है, अनेबल कराया जाए प्री लोडेड डिवाइसेस और with content for students with limited access. Okay, so teacher training and incentives दिया जाए, train teachers to create content and facilitate active learning online assessment and examination हो, like डेवलप फ्रेमवर्क वाया परख, NTA बोर्ड्स, है ना, और पायलट असेसमेंट करे जाए फॉर 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे हमारे CBT होते हैं ना, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो बेसिकली ऐसे कनेक्ट कराए जाए और भी ज़्यादा हर लेवल पे, जैसे कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो अभी भी ऑफलाइन कराए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हटा करके आप CBT पे आओ, तो इस पर फोकस करा गया है। ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स होने चाहिए, ऑनलाइन और फेस टू फेस लर्निंग दोनों को कंबाइन करके चलो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, और स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन का, जो कि कौन करता है, NETF, है ना, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और रेलिवेंट बॉडी जो जो ऑनलाइन एजुकेशन को देखती है, ताकि कंटेंट, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी, इन सब के स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाए ऑनलाइन लर्निंग के लिए। डेडिकेटेड यूनिट फॉर ई एजुकेशन, तो ई एजुकेशन के लिए एक यूनिट होनी चाहिए, दैट इज मिनिस्ट्री टू एस्टेब्लिश अ स्पेशलाइज्ड यूनिट टू कोऑर्डिनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक यूनिट बनाई जाए जो इस चीज़ पे फोकस करेगी, किस पे, कंटेंट डिलीवरी पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे या फिर ई एजुकेशन पे। सो एक्सपर्ट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, पेडागोजी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस एंड असेसमेंट, ये सब होने चाहिए, एक्सपर्ट्स लाए जाने चाहिए, ताकि आप स्केलेबल, इक्विटेबल और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग ई एजुकेशन सॉल्यूशंस को देख सको उनको, आप प्रॉब्लम्स को देख सको, फिर उसका सॉल्यूशंस निकाल सको। तो हर तरह की फील्ड के इंसान होने चाहिए, ताकि आपको एक तरह से एरिया मिल सके जहाँ पर आप जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट वन इज द 25th चैप्टर, दैट इज द स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैसे आप CABE कैब, है ना, इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो। सो पर्पस क्या है और विजन क्या है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 रिक्वायर लॉन्ग टर्म विजन। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने आज लॉन्च करी और कल आपकी पूरी की पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गई, तो एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, सस्टेन एक्सपर्टीज चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए हर यूनिवर्सिटी से, हर स्कूल से, नेशनल, स्टेट, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल लेवल पे, है ना, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कैब जो है, दैट इज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो स्ट्रेंथन करता है, विल बी स्ट्रेंथन एंड पावर टू सर्व एज अ मोर देन अ कंसल्टेशन फॉर्म। ओके, इट विल बिकम अ सेंट्रल बॉडी गाइडिंग एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अब ये क्या करेगा, गाइड करेगा एजुकेशन को, एक सेंट्रल बॉडी बना दी गई है, और कल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करेगा कौन, कैब, दैट इज अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इट डेवलप, आर्टिकुलेट
evaluate and revise the vision of education continuously, कि according to the needs and interest of the individual or society or that person या student, उसके according आपको revise करनी है, जो visions हैं evaluate करना है और develop करना है. So collaborate closely with Ministry of Education के साथ मिलकर के काम करेगा और state apex body के साथ. Okay, so create and review institutional framework to help achieve. ओके, एक चीज बताना मैं आपको भूल गई स्टूडेंट, जो ये पार्ट 4 है, अभी हम पार्ट 4 पे आ गए हैं, दैट इज अ मेकिंग इट हैपन. इससे पहले जो 24th चैप्टर थे 24 तक, वो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में थे, अब हम पार्ट 4 पे आ चुके हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द, अब जो MHRD है उसका नेम कर दिया गया MOE, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. तो करंट स्टेटस क्या है एजुकेशन की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अराउंड 4.43% ऑफ GDP, है ना, जो कि 6% भी नहीं है. जो रिकमेंड किया है 6% है, दैट इज एज पर 68 पॉलिसी, 86 पॉलिसी और 1992 पॉलिसी. तो ये रिकमेंड किया गया 6% होना चाहिए, जो कि कितना है 4.43% है. सो ओनली अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग गोज टूवर्ड एजुकेशन, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें अदर डेवलप्ड कंट्रीज से, है ना. तो पॉलिसी की कमिटमेंट क्या है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बाय सेंटर एंड स्टेट टू रीच 6% ऑफ GDP पे हम पहुंच पाए, कि 6% ऑफ GDP हम एजुकेशन में लगा पाए. सो इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल फॉर हाई क्वालिटी इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन दी जाए, इक्विटेबल दी जाए, सब बच्चों की के लिए इंपॉर्टेंट हो, हाई क्वालिटी में दी जाए, और जो इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में हेल्प करे. ओके, सो प्रायोरिटी एरिया ऑफ फंडिंग क्या है, तो यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए, सब बच्चों को जैसे 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए. लर्निंग रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे जाए, मिड डे मील्स और ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट सेफ्टी और वेलबींग पर ध्यान रखा जाए, एडिक्वेट टीचर्स एंड स्टाफ अलोंग विद टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस लाइक क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करा जाए, ताकि सब लोग इंटीग्रेट करके पढ़ा सकें, है ना. और रिवैम्पिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू फोस्टर एक्सीलेंस, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा डेवलप करा जाए, उनको बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी डेवलप करी जाए, दैट इज द कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में. और रिसर्च और एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे फोकस करा जाए, ताकि हम प्रॉब्लम्स को देख सकें, ताकि हम और ज़्यादा सुधार कर सकें अपनी एजुकेशन में और ऑनलाइन एजुकेशन में भी. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट यूटिलाइज करने के लिए फंड्स को, सो टाइमली और एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑफ एलोकेटेड फंड इज एसेंशियल, कि जिसके लिए जो फंड रखा गया उसको तभी की तभी, मतलब टाइमली आप उसे क्या कर लो, स्पेंड करो. ओके, उसी काम पर, ताकि डिले ना हो पाए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन लेवल पे, सारी चीज़ें जो प्रोग्रेसेस हैं वो टाइमली हो सके. ओके, सो फाइनेंशियल गवर्नेंस मेजर इंक्लूड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, यूज ऑफ GFR, PFMS एंड जस्ट इन टाइम फंड रिलीजेस. जस्ट इन टाइम मतलब कि आप जो आपके लिए पैसा आया है, फंड आया है, वो आप तभी की तभी उसी टाइम पे यूज कर लो. ओके, टाइम के रहते हुए, और फिर आपकी जो प्रॉपर प्रोग्रेस है वो शो होगी. सो इस चीज़ के लिए जो फंड है वो रिलीज करे जाए. परफॉर्मेंस बेस्ड, और आप बोल सकते हो कि जस्ट इन टाइम में, कि जो भी चीज़ों की जब ज़रूरत है आप तभी उसको एलोकेट करो, ऐसे ही फालतू में नहीं. ओके, सो परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग ऑफ और स्टेट HEIs होने चाहिए. ओके, और दैट इज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइक क्लियर रोल सेपरेशन एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में फोकस करा जाए. ओके, ट्रांसपेरेंटली काम हो. प्राइवेट एंड फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, सो फिलेंथ्रोपिक बेसिकली जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और जो सोसाइटी के लिए काम करें ना, तो प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी को एनकरेज करा जाना चाहिए, करा जाएगा NEP के अकॉर्डिंग, ताकि वो फंड कर सके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में और एनहेंस करे क्या, एजुकेशनल क्वालिटी को. सो मैकेनिज्म फॉर हाई कॉस्ट रिकवरी विल बी एक्सप्लोर्ड विदाउट अफेक्टिंग नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स, है ना. तो हाई कॉस्ट रिकवरी का मैकेनिज्म होना चाहिए, हाई कॉस्ट रिकवरी का वो एक्सप्लोर करें, ताकि जो भी ज़रूरत है, जिनको भी ज़रूरत है, उसको हम पैसे दे सकें, और जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें. सो रेगुलेशन एंड गवर्नेंस लाइट बट टाइट होनी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब एक हो रेगुलेशन या फिर एक हो ऑटोनॉमस बॉडी, बट वो टाइटली वो जो रेगुलेशंस हैं या फिर जो दैट इज द प्रिंसिपल्स हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सबको फॉलो कर सके. सो फुल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंस प्रोग्राम एंड आउटकम, और क्वालिटी, और प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन अब्यूसेस, है ना,
कि आप बिजनेस ना बना दो एजुकेशन का, उसके लिए काम करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर इज ऑफ पार्ट 4, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन। सो मल्टीपल बॉडीज इन्वॉल्व, तो डिफरेंट बॉडीज इन्वॉल्व हैं किसके लिए, हमारी एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, लाइक स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एमओई, सीएबी, कैब है ना, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड बोर्ड्स, जैसे हमने देखा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, विमेन मिनिस्ट्री है ना। सो ये सारी जो बॉडीज हैं या फिर मिनिस्ट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। रेगुलेटरी बॉडीज फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल्स एंड एचईआई, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो क्लियर टाइमलाइन एंड रिव्यू प्लान्स जरूरी हैं ताकि इसको बहुत अच्छे से हम एग्जीक्यूट कर पाए, किसको, एनईपी 2020 को। नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल्स गाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो स्पिरिट और इंटेंट पे फोकस करा जाए, ऑल एक्शन अलाइन विद द ओवरऑल गोल्स ऑफ पॉलिसी, जो जिस टाइम पे जो गोल्स अचीव होना है वो अचीव हो सके, उस पर कड़ा अच्छे स्ट्रिक्ट तरीके से काम हो सके। फेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि प्रीवियस स्टेप्स को पहले देखा जाए कि वो कंप्लीट हुए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। ओके, प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए कि इस पे जो अर्जेंट और क्रिटिकल एक्शन है उस पर पहले ध्यान दिया जाए ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम बना सके। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन इज एसेंशियल, दैट इज अ पीस मील एफर्ट्स विल नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव, कि आप छोटा छोटा करके करोगे, एक इंसान ही कर रहा है तो वो सब चीज़ें वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबका इम्प्लीमेंटेशन, सब लोग काम मिल करके काम करें, वो ज़रूरी है। सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन, लाइक एजुकेशन बीइंग अ कंकरेंट सब्जेक्ट रिक्वायर जॉइंट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो दोनों को ही साथ में मिल करके काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। साथ के साथ रिसोर्स इन्फ्यूजन, लाइक टाइमली एलोकेशन ऑफ ह्यूमन, आप टीचर्स प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, उसके लिए आप फंड देना है गवर्नमेंट को, स्टेट और सेंट्रल दोनों को। ओके, सो एनालिसिस ऑफ लिंकेजेस, सो केयरफुल एंड रिव्यू टू डॉवटेल पैरेलल इनिशिएटिव, कि आपको देखते रहना है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सो अर्ली चाइल्डहुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है एज अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, अर्ली चाइल्डहुड पे, तभी तो आप आगे के प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे ना। सो ये नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, तो सब्जेक्ट वाइज कमिटीज होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ताकि डिटेल प्लान पे काम किया जा सके। एनुअल रिव्यूज होने चाहिए प्रोग्रेस को देखते हुए कि क्या प्रोग्रेस हुई है एनईपी में, जो कि एमएचआरडी और स्टेट्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, और जो दैट इज विद अपडेट शेयर विद द कैब, और कैब से आपको उसके लिए जो अपडेट्स हैं वो शेयर करनी है। सो फुल ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 से 40 तक। ये एक्सपेक्ट करा गया कि हर तरह से हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे एनईपी को हमारी कंट्री में 2030 से 40 तक। ये लक्ष्य रखा है कि 2030 से 40 तक हम पूरी तरह से एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लिया जाएगा, है ना, देखा जाएगा कि क्या अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाई है या नहीं हो पाई है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमारी एनईपी 2 पार्ट में ही कंप्लीट हो गई है। पार्ट 1 मैंने पहले ही करा देता, ये पार्ट 2 है जिसमें आपका दैट इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कवर्ड होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ओके, बाय।